Assalamualaikum, this is Dr. Mohammed Shafi and you guys are watching Biochemistry। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम NED 2025 में जो राउंड 1 हुआ था उसके तमाम क्वेश्चंस को, इनफैक्ट जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस आए तमाम को मैंने कलेक्ट किया स्टूडेंट से, और स्टूडेंट से कलेक्ट करने के बाद उनको रिक्रिएट करने जा रहा हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि भाई NED के अंदर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के अंदर जो मैंने पहले मैराथन बनाई थी उससे काफ़ी क्वेश्चंस 90% 80% क्वेश्चंस जो है वो सीधे सीधे उससे आ रहे थे। और अब जो मैराथन बना रहा हूँ राउंड 2 के अंदर मैक्सिमम 90% 95% क्वेश्चंस इससे आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होते हैं। तो NED के अंदर आने वाले राउंड 1 में तमाम क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन मेरे पास आया है और उन तमाम क्वेश्चंस को, बायोलॉजी वाले क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इसका एक एक क्वेश्चन बहुत गौर से सुनना है, बहुत गौर से समझना है, क्योंकि दिस मैराथन इज गोइंग टू हेल्प यू इन द राउंड 2 प्रिपरेशन। ठीक है, राउंड 2 की जो तैयारी है उसके अंदर आपको काफ़ी मदद देगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है वो क्वेश्चन ये है कि सेलेमेंडर बिलोंग्स टू। अब ये जो सेलेमेंडर है ना, ये क्या है, पहले तो ज़रा इसको समझना है। सेलेमेंडर जो है वो इट्स काइंड ऑफ अ लिजर्ड। ठीक है, एग्जैक्टली लिजर्ड तो नहीं कहोगे बट काइंड ऑफ अ लिजर्ड। ठीक है, तो क्या ये जॉलेस फिशेस से ताल्लुक़ रखती है? नहीं भाई, जॉलेस फिशेस से ताल्लुक़ तो नहीं रखती, क्योंकि जॉलेस फिशेस जो है वो एग्नेथा के अंदर आती हैं, क्लास एग्नेथा के अंदर आती हैं। और अगर एग्नेथा की एग्जांपल आप लेने चलो तो हैग फिश हो गया, लैम्प्रे हो गया, ये वाली एग्जांपल्स आ जाती हैं। तो ये तो नहीं हो सकता। सेलेमेंडर बेसिकली टेट्रापोड है। यहाँ पे तो फिशेस की बात हो रही है तो ये तो इनकरेक्ट हो जाता है। कह रहा है बोनी फिशेस। ठीक है, अगर मैं बोनी फिशेस की बात करूँ तो बोनी फिशेस में ऑस्टेक्टाइज वाली फैमिली आती है। उनके पास गिल्स होते हैं, स्केल्स होते हैं, नॉर्मली पूरी ज़िंदगी वाटर में गुजारे होते हैं। हालांकि सेलेमेंडर जो है वो अर्ली लाइफ के अंदर एक्वाटिक तो होता है, बट बाद में जाहिर सी बात है वो ज़मीन पे भी आ जाता है। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया सीधा सीधा। एम्फीबियंस, यस एम्फीबियंस इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि सेलेमेंडर आपके पास क्लास एम्फीबिया से ताल्लुक़ रखता है। इसकी स्किन मॉइस्ट होती है। ठीक है, उसके अलावा ये वाटर और लैंड दोनों पे रह सकता है। तो ये करेक्ट हो गया। कार्टिलेजिनस फिशेस जिसे आप कॉन्ट्रैक्टाइज कहोगे, नॉर्मली जाहिर सी बात है ये फिश तो है नहीं, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेप्ट। तमाम बातें रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ठीक है सिवाय। अब कह रहे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम रिजल्ट इन इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी। आपने वो स्टेटमेंट बताना है जो गलत है। तमाम स्टेटमेंट ठीक है सिवाय कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है वो बताना है आपने। तो कह रहा है डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है थोरैसिक कैविटी का। बिल्कुल डायफ्राम इस तरीके से नजर आता है। आप जब अब ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नीचे जाएगा और नीचे जाने की वजह से थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, आंसर ये नहीं है। फिर कह रहा है रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी। उसी स्टेटमेंट का उल्टा है तो बात बिल्कुल ठीक हो जाती है। सही है, आपने गलत स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन बी तो करेक्ट स्टेटमेंट है। कह रहा है द इंटरकोस्टल मसल्स असिस्ट इन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी। अगेन ये स्टेटमेंट भी ठीक है क्योंकि जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। कह रहा है व्हेन प्रेशर ऑफ द थोरैसिक कैविटी डिक्रीजेस एयर रशेस आउटवर्ड। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट और आंसर यही है। क्यों? देखो होता यह है कि आपने बचपन से पढ़ रखा है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब इंस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि हम थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाते हैं। लेट सपोज थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इतना है तो हम इतना कर देते हैं। जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से अंदर नेगेटिव प्रेशर बिल्डअप हो जाता है बाहर के मुकाबले में। इसीलिए ह्यूमन की ब्रीदिंग को आप नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग कहते हो। और जैसे ही नेगेटिव प्रेशर बिल्डअप होता है एयर अंदर आती है। ठीक है, इसका मतलब ये कि जब थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा और हवा अंदर आएगी। ठीक है, अब अगले स्टेटमेंट में आपसे क्या कह रहा है? अगले स्टेटमेंट में अगर मैं एक्सपायरेशन की बात करूं तो एक्सपायरेशन में उल्टा होगा। एक्सपायरेशन में वॉल्यूम कम हुआ। जब वॉल्यूम कम हुआ
तो अल्टीमेटली प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर पॉजिटिव हो गया और बाहर प्रेशर नेगेटिव हो गया, अब हवा बाहर जाएगी। तो अब ऑप्शन पढ़ना कह रहा है व्हेन प्रेशर ऑफ द थोरैसिक कैविटी डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज होगा तो एयर रशेज आउटवर्ड, एयर बाहर जाएगी। नहीं, ये तो ये वाला केस है इंस्पिरेशन वाला, जब प्रेशर कम हुआ तो प्रेशर कम होने की वजह से हवा तो अंदर आई, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट गलत है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीरियस लंग इन्फेक्शन, इनमें से कौन सा डिजीज ऐसा है जो सीरियस लंग इन्फेक्शन है। अब सीरियस लंग इन्फेक्शन की बात हो रही है तो हेमाटोपायोसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, ये कोई इन्फेक्शन वगैरह तो है नहीं। हिस्टोप्लाज्मोसिस, यस हिस्टोप्लाज्मोसिस इज द राइट आंसर, क्योंकि एक फंगस की वजह से होता है जिसको आप हिस्टोप्लाज्मा नॉर्मली कह रहे होते हो और इसकी वजह से लंग इन्फेक्शन हो रहा होता है। तो ये तो बिल्कुल सही हो गया, सीरियस लंग इन्फेक्शन इज हिस्टोप्लाज्मोसिस। अगर मैं अमीबियासिस की बात करूं तो ये एक इंटेस्टिनल इन्फेक्शन है जो नॉर्मली एंटामीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से हो रहा होता है, तो ये लंग इन्फेक्शन तो नहीं है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। एस्पेरेजिलोसिस, अगर मैं एस्पेरेजिलोसिस की बात करूं तो नॉर्मली एक सिस्टेमिक इन्फेक्शन है जो उन लोगों में हो रहा होता है जिनके अंदर इम्यूनिटी कम होती है, आप कहोगे इम्यूनो डिप्रेस्ड पेशेंट्स के अंदर हो रहा होता है। तो ये तो सिस्टेमिक इन्फेक्शन है, तो सिस्टेमिक में पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो रही होती है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कह रहे फ्लावरिंग प्लांट अंडरगो कोल्ड ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, अब फ्लावरिंग प्लांट में जब आप कोल्ड ट्रीटमेंट करते हो तो क्या होता है। सबसे पहले ऑप्शन में कह रहे हैं पार्थेनोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब किसी चीज का बनना, तो किसका बनना, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बगैर। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, इसके नतीजे में जाइगोट बनता है और जाइगोट फिर अल्टीमेटली एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होता है, तो ये नॉर्मली हो रहा होता है। बट अगर फर्टिलाइजेशन ना हो और फिर भी जाइगोट या एम्ब्रियो बन जाए तो इसे आप पार्थेनोजेनेसिस कहते हो, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज़्यादा करीब है। तो इसका मतलब है ये तो इस स्टेटमेंट को नहीं बता रहा। एपोमाइक्सिस अगेन एक एसेक्सुअल सीड प्रोडक्शन का तरीकेकार है जिसके अंदर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। वर्नलाइजेशन की बात करते हैं, यस वर्नलाइजेशन इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि इट इज़ द प्रोसेस जिसके अंदर आप प्लांट को लो टेम्परेचर पे एक्सपोज करते हो ताकि फ्लावरिंग हो सके सर्टेन प्लांट्स के अंदर, तो दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं ऑयस्टर मशरूम बिलोंग्स टू। अब आपको पता है ऑयस्टर मशरूम क्या है, फंगस है। अब जब मशरूम एक फंगस है तो नॉर्मली फंगस के बारे में कहा जाता है दे आर एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉफ। ठीक है, एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉफ का मतलब ये है कि ये अपना फूड एब्जॉर्ब करेंगे दूसरे की बॉडी से। तो कहा यह जा रहा है कि भाई ऑयस्टर मशरूम क्या है, सिम्बायोंट है। सिम्बायोंट का मतलब ये है कि भाई दोनों सिम्बायोंट ऑब्वियसली एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है जहाँ पे दोनों एक साथ रह रहे होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑयस्टर मशरूम बेसिकली फीड करता है जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके ऊपर, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाता है। पैरासाइट नहीं है, क्योंकि पैरासाइट के अंदर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा होता है और अपना फायदा कर रहा होता है, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हो रहा होता। सैप्रोफिटिक इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि ऑयस्टर मशरूम जो है वो डिकम्पोज करता है डेड ऑर्गेनिजम्स को, तो ऑयस्टर इज द क्लासिकल एग्जाम्पल, और पूरी की पूरी फंगस वाली क्लास जो है वो सैप्रोफाइटिक ही होती है नॉर्मली। सही है, प्रेडेटर हो नहीं सकता, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कैप्सिकम एनम। ठीक है, कैप्सिकम जो नॉर्मल कैप्सिकम है उसका ताल्लुक कौन सी फैमिली से है। तो अगर आप देखो ये वो क्वेश्चन है जो आपको ओल्ड टेक्स्ट बुक के अंदर मिलेगा, बायोलॉजी की पुरानी किताब के अंदर ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। तो पोएसी की अगर मैं बात करूँ तो पोएसी ग्रास फैमिली जिसके अंदर राइस व्हीट वाली चीज़ें आ जाती हैं, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाता है। सोलेनेसी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि सोलेनेसी को आप नाइट शीट फैमिली भी कहते हो, इसके अंदर टोमेटो, पोटैटो, कैप्सिकम ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फबेसी की अगर मैं बात करूँ, फबेसी लेग्यूम फैमिली जिसके अंदर पीज आ जाती हैं, बीन्स आ जाती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। और अगर मैं बात करूँ ब्रासिकी वाली फैमिली को, तो इसके अंदर मस्टर्ड फैमिली आ जाती है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, सवाल में आपसे कह रहा है स्फिग्मैमोमीटर
स्फिग्मोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। अब ये किस लिए यूज करते हो? बेसिकली ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे होते हो। तो आंसर आपके पास हो गया ब्लड प्रेशर, सही है। ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हो तो ब्लड प्रेशर इज द राइट आंसर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर, हार्ट रेट आप वैसे भी नॉर्मल जिसे आप कहोगे कि इंस्पेक्शन से देख के भी बता सकते हो या पल्स मेथड से भी कर सकते हो। रेस्पिरेशन रेट भी नॉर्मली देख के भी बंदा जो है वो पता लगा सकता है। इसकी डिफरेंट डिवाइसेस भी आती हैं, बट ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए स्फिग्मोमीटर मौजूद होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट वर कंसीडर्ड प्रोकैरियोट। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में कहा जाता है कि दे आर प्रोकैरियोट्स एट सम पॉइंट। ठीक है, व्हाट आर देयर की फीचर? इनका की फीचर क्या है जिसकी वजह से इन्हें प्रोकैरियोट कहा जाता है या प्रोकैरियोट समझा जाता है? तो बहुत सिंपल सी बात है, चाहे आप क्लोरोप्लास्ट को देख लो, चाहे आप माइटोकॉन्ड्रिया को देख लो, दोनों के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको सर्कुलर डीएनए मिलेगा जो कि प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है, और यहाँ पे आपको राइबोसोम मिलेंगे। और ये जो राइबोसोम है ना, ये राइबोसोम बेसिकली प्रोटीन बनाने के काम आता है, और सर्कुलर डीएनए के अंदर तो तमाम जेनेटिक मटेरियल ऑब्वियसली मौजूद है ही है। और उसके अलावा चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, ये दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं। तो अगर आप देखो तो ऑप्शन ए में कह रहा है लैक ऑफ डीएनए, यहाँ पे डीएनए नहीं है, डीएनए तो है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन एंड सर्कुलर डीएनए, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि दोनों डबल मेम्ब्रेन है और सर्कुलर डीएनए मौजूद है। सिंगल मेम्ब्रेन है, लीनियर डीएनए नहीं, नो राइबोसोम नहीं। यहाँ पे 70s नेचर का आपको राइबोसोम तो मिलेगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहे साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटो। वर्ड साइटो का मतलब है साइटोप्लाज्म, काइनेसिस डिवीजन। तो एक चीज़ होती है जिसे आप कहते हो माइटोसिस। ठीक है, या किसी भी सेल डिवीजन की बात कर लो, मैं यहाँ पे माइटोसिस की बात करता हूँ। माइटोसिस के अंदर सबसे पहले आपके पास न्यूक्लियस की डिवीजन होती है जिसे आप कहते हो कैरियो काइनेसिस। कैरियो काइनेसिस, तो कैरियो काइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस, जिसके अंदर क्या हो रहा होता है, साइटोकाइनेसिस के अंदर आपकी साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही होती है। तो साइटोप्लाज्म वुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सवाल में आपसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। इनमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज नहीं है? तो टाइफॉइड, टाइफॉइड जो है वो सैल्मोनेला टाइफाई की वजह से होता है, बैक्टीरियल डिजीज है। क्लोरेला कॉलेरा, सॉरी नॉट क्लोरेला, कॉलेरा जो है वो अगेन विब्रियो कॉलेरा की वजह से हो रहा होता है। तो बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। ट्यूबरक्लोसिस की अगर मैं बात करता हूँ तो ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है, बैक्टीरिया है। वार्ड्स जो है ना वो नॉर्मली एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से नॉर्मली हो रहा होता है। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक वायरस है, बैक्टीरिया नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन सी वार्ड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनिमल डेवलपमेंट। एनिमल डेवलपमेंट के अंदर फर्स्ट स्टेज क्या होती है? तो बहुत सिंपल सी बात है कि सबसे पहले स्पर्म और ओवम, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा। ठीक है, जाइगोट बनेगा। जाइगोट के अंदर डिवीजन स्टार्ट होगी जिसे आप क्लेवेज कहोगे, और क्लेवेज स्टार्ट होते ही अब ये जाइगोट एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये एम्ब्रियो बन गया। क्लेवेज होगी, क्लेवेज के अंदर 2 सेल स्टेज आएगी, 4 सेल स्टेज आएगी। ठीक है, इसी तरीके से चलता रहेगा, और फिर मोरूला, ब्लास्टोला एंड अल्टीमेटली फिर जर्म लेयर्स बनेगी। तो अगर आप देखो तो गैस्ट्रोला बाद की स्टेज है, ऑर्गेनोजेनेसिस बाद की स्टेज है, फर्टिलाइजेशन वुड बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है आइबेरिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। आइबेरिस किस तरह की एग्जांपल है इन्फ्लोरेसेंस की? अब इन्फ्लोरेसेंस के अंदर दो इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है, किस तरीके से फ्लावर अरेंज है प्लांट के ऊपर, दैट इज द इन्फ्लोरेसेंस। अब 2 तरह की इन्फ्लोरेसेंस होती है, रेसिमोस और साइमोस। तो पहले तो हमें ये फैसला करना पड़ेगा कि आइबेरिस रेसिमोस से ताल्लुक रखता है या साइमोस से। तो बहुत क्लियर सी बात है, रेसिमोस से ताल्लुक रखता है। अब रेसिमोस के अंदर भी फिर 3 तरह की डिवीजन हो जाती है। यहाँ पे आ जाता है सबसे पहले पेडंकल, एलोंगेटेड।
पेडंकल लंबा है। इसके अंदर आपके पास आ जाता है कैटकिन, ठीक है, कैटकिन आ जाता है मेजर इन्फ्लोरेसेंस। अब कैटकिन की अगर मैं बात करता हूँ तो कैटकिन के अंदर इसकी क्लासिकल एग्जांपल है मलबरी, ठीक है। इसी तरीके से स्पैडिक्स होता है, स्पैडिक्स के अंदर बनाना एग्जांपल हो जाती है। स्पैडिक्स के अंदर अगर मैं यहाँ लिखूँ, स्पैडिक्स के अंदर बनाना एग्जांपल हो जाती है, सही है। कैटकिन के अंदर तो मलबरी हो गई और स्पैडिक्स के अंदर बनाना हो गई। अब दूसरी जो कैटेगरी आती है ना, इसमें तो फॉल नहीं करता। दूसरी जो कैटेगरी आती है वो होती है पेडंकल शॉर्टेंड, पेडंकल छोटा होता है। अब उसकी एग्जांपल है कोरेम, ठीक है। कोरेम के अंदर आपके पास आइबेरिस आता है, ठीक है। तो बेसिकली आपका आइबेरिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कोरेम, कोरेम में आ गया आइबेरिस। कोरेम इज द राइट आंसर। जबकि अगर मैं बात करूं तीसरी कैटेगरी की, वो होता है पेडंकल फ्लैटेंड, पेडंकल फ्लैटेंड। इसकी एग्जाम्पल के अंदर हेड कैपेटुलम आ जाता है, और फिर इसमें बहुत सारी एग्जाम्पल होती हैं, सनफ्लावर, जीनिया, मैरीगोल्ड, ये सारी एग्जाम्पल होती हैं। तो यहाँ पे तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्रिजेंथेमम इज अ डैश प्लांट। क्रिजेंथेमम कौन सा प्लांट है? तो बेसिकली यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो है फोटो पीरियडिज्म का कॉन्सेप्ट, ठीक है। फोटो पीरियडिज्म कॉन्सेप्ट के अंदर तीन तरह के बेसिकली प्लांट्स होते हैं। एक वो जो लॉन्ग डे होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, और नॉर्मली ये तब फ्लावर करते हैं जब लाइट का पीरियड, जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है तकरीबन 24 घंटे की साइकिल के अंदर 13-14 घंटे से ज़्यादा, तो ये लॉन्ग डे होते हैं। जब दिन लंबे होते हैं नॉर्मली तब फ्लावरिंग करते हैं। और इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है पेटूनिया, स्पेनिश, रेडिश, लेट्यूस, ये एग्जांपल हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया लॉन्ग डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट की अगर मैं बात करता हूँ, जो शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर आपके पास बहुत सारी एग्जाम्पल आ जाती हैं, और शॉर्ट डे प्लांट के अंदर ही एग्जाम्पल आते हैं क्रिजेंथेमम। क्रिजेंथेमम इज द शॉर्ट डे प्लांट। और कौन कौन सी एग्जाम्पल आ जाती हैं इसके अंदर? पॉइंसेटियास और कॉकलबर, ठीक है। कॉकलबर, पॉइंसेटियास आर द एग्जाम्पल ऑफ दीज शॉर्ट डे प्लांट्स, ठीक है। और फिर होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो नॉर्मली वो जो है वो फ्लावरिंग उनकी डे लेंथ से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। तो इसकी एग्जांपल आती है टोमेटो एंड कॉटन, ठीक है। तो डे न्यूट्रल तो टोमेटो एंड कॉटन हो गए। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, शॉर्ट डे इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यूनिसेक्सुअल प्लांट्स आर कॉल्ड। यूनिसेक्सुअल का मतलब ये कि जो प्लांट्स के अंदर सेक्सेस हैं वो सेपरेट, प्लांट के अंदर सेक्सेस क्या है? सेपरेट है। तो सेक्सेस जब सेपरेट होते हैं तो उसके लिए नॉर्मली आप टर्म इस्तेमाल करते हो डायओशियस की, ठीक है। डायओशियस की टर्म इस्तेमाल करते हो। तो कार्पेलेट की बात करता हूँ, तो कार्पेलेट नॉर्मली फ्लावर से ताल्लुक रखता है। कार्पेलेट वो फ्लावर्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ कार्पल यानी कि फीमेल पार्ट होता है, सही है। तो ये तो प्लांट की बात ही नहीं हो रही, प्लांट के सेक्स की बात ही नहीं हो रही है। डायओशियस इज द राइट आंसर, क्योंकि डायओशियस के अंदर मेल प्लांट अलग होते हैं, फीमेल प्लांट अलग होता है। एग्जाम्पल है इसकी पपाया, डेट पाम, ये सारे प्लांट्स हो गए, सही है। हर्माफ्रोडाइट की अगर मैं बात करता हूँ, तो हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये है कि दोनों सेक्सेस सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है। तो यूनिसेक्सुअल की क्या है? ऑपोजिट है। बेसिकली यूनिसेक्सुअल प्लांट का ऑपोजिट क्या है? हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल एंड हर्माफ्रोडाइट आर द सेम थिंग, सही है। तो ये तो हो नहीं सकता। मोनोशियस की अगर मैं बात करता हूँ, तो अगेन ये हर्माफ्रोडाइट हो गया, और आपका ये सारी चीज़ें हो गई। ये करेक्ट आंसर नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्टिंग्विश प्लांट फ्रॉम एनिमल। कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्लांट को
एनिमल से डिस्टिंग्विश नहीं करती। याद रखना, नॉट की बात हो रही है, सही, वो स्टेटमेंट बताना है जो नहीं करता। प्लांट्स आर हाईली ब्रांच, बिल्कुल प्लांट्स ब्रांच होते हैं। एनिमल्स आर हीटरोट्रॉफिक, प्लांट एनिमल हीटरोट्रॉफिक होते हैं, प्लांट हीटरोट्रॉफिक नहीं होते। कह रहे प्लांट सेल हैव सेलुलोज सेल वॉल, बिल्कुल ठीक बात है। कह रहे प्लांट शो लार्वल स्टेज, नहीं लार्वल स्टेज तो एनिमल शो करते हैं, ठीक है, एनिमल डोंट। तो इसका मतलब है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि गलत स्टेटमेंट पूछा था, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल फ्रॉम विच पेपर इज मेड। कौन सा ऐसा कॉम्पोनेंट है जो प्लांट सेल वॉल का मेजर कॉम्पोनेंट है? तो प्लांट सेल के अंदर जो मेजर कॉम्पोनेंट है वो सेल्यूलोस है, जिससे पेपर बन रहा होता है। तो सेल्यूलोस इज द राइट आंसर। पैक्टिन भी मिलता है, काइटिन तो आपको फंजाई की सेल वॉल में मिलेगा, बट सेल्यूलोस से पेपर बन रहा होता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कह रहे द फर्स्ट स्टेप इन द इवोल्यूशन ऑफ मेगाफिलस लीफ। मेगाफिलस लीफ वो होती है जिन्हें आप बेसिकली कहोगे दे आर मेनी वेन लीफ, बहुत सारी वेन्स होती हैं लीफ के ऊपर, दे आर मेनी वेन लीफ, ठीक है। अब इसकी जो एवोल्यूशन है उसके अंदर सबसे पहले क्या होता था, लेट सपोज ये आपकी ब्रांचिंग सिस्टम है, इसके अंदर ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, यहाँ से एक ब्रांच निकल रही है, एक ब्रांच है, एक ब्रांच। अब होता ये कि पहले तो सबसे पहले ये एक प्लेन के अंदर अरेंज होते हैं, ठीक है, एक प्लेन के अंदर अरेंज होते हैं इस तरीके से, इसे कहते हैं प्लेनेशन, ठीक है, प्लेनेशन, एक प्लेन के अंदर अरेंज होना। फिर इनके दरमियान जो है वो टिश्यू ग्रो कर जाते हैं, वेबिंग हो जाती है। तो कह रहा है रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फोर्थ ब्रांचेस टू द सिंगल प्लेन, ये फोर्थ ब्रांचेस हैं, इनको सिंगल प्लेन के अंदर अरेंज कर दिया, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद वेबिंग आता है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। लीफलेट प्राइमोडिया डेवलपमेंट, नहीं ये नहीं होगा। ब्रांच अपाइकल डोमेन्स, नहीं ऐसी भी कोई चीज़ नहीं हो रही। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इफ अ जीन इज नॉट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, अगर जीन न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, कहाँ होगा? वेयर इट इज लोकेटेड। तो अगर जीन न्यूक्लियस के अंदर नहीं है तो और कहाँ हो सकता है? देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो राइबोसोम, राइबोसोम इज द इनकरेक्ट आंसर, वहाँ पे कोई जीन वीन नहीं हो सकता। कह रहा है साइटोसोल, देखो साइटोसोल माइट बी द राइट आंसर, क्योंकि अगर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता तो साइटोसोल प्रोकैरियोट की बात हो रही होती है, प्रोकैरियोट के अंदर तो साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है अगर जीन न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, न्यूक्लियस की बात यहाँ पे इसलिए स्टिक कर दी है, तो इसका मतलब है न्यूक्लियस के अलावा भी कहीं होगा, और वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, अपना सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइटोसोल नहीं हो सकता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले सवाल में कह रहा है ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय। अब ट्रिप्सिनोजेन एक ऐसा एंजाइम है जो बेसिकली प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और ट्रिप्सिनोजेन जब सिक्रीट होता है तो वो सिक्रीट होता है ट्रिप्सिनोजिन की फॉर्म में। अब ये जो ट्रिप्सिनोजिन है ना, ये जो जिन के आखिर में एंजाइम क्या आता है, नॉर्मली जाइमोजिन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और जाइमोजिन कैटेगरी वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेटेड फॉर्म में रिलीज नहीं होते, उनको एक्टिव करना पड़ता है। तो ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिव किया जाता है ट्रिप्सिन के अंदर। अब ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है दैट इज एंटेरोकाइनेज, जो कि ड्यूडेनम से रिलीज होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ट्रिप्सिन के अंदर तो कन्वर्ट होगा, पैप्सिन नहीं हो सकता, अमाइलेज भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है व्हाट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सलाइवा ऑफ अ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ड्यूरिंग बाइट। अब होता यह है कि फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जब भी किसी इंसान को काटती है तो नॉर्मली उसकी वजह से मलेरिया हो रहा होता है। तो ये आपसे मलेरिया की लाइफ साइकिल, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि मलेरिया जो है वो होता है एक ऑर्गेनिज्म की वजह से जिसको आप कहते हो प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब इस प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल क्या होती है, किस तरीके से ये मलेरिया कॉज करता है, और सारी सिचुएशन क्या होती है, वही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई जब फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो काटती है तो उसके काटने में क्या चीज़ ट्रांसमिट होती है, प्लाज्मोडियम में क्या चीज़ ट्रांसमिट होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मॉस्किटो है, इस मॉस्किटो ने जैसे ही काटा एक इंसान को, तो इस मॉस्किटो की वजह से इस इंसान की बॉडी के अंदर स्पोरोजोइट्स एंटर कर गए, ठीक है। क्या एंटर कर गए? स्पोरोजोइट्स एंटर कर गए। ये जो स्पोरोजोइट्स हैं ये कहाँ मौजूद थे? स्लाइवा में मौजूद थे, किसके? एनोफिलस मॉस्किटो के। अब हुआ क्या कि ये स्पोरोजोइट्स ब्लड के ज़रिए पहुँच गए कहाँ पे? अब ये
ह्यूमन के अंदर अपनी एसेक्सुअल साइकिल को कंप्लीट करेगा। तो ह्यूमन के अंदर ये एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करता है, तो इसे कहते हैं शिजोगोनी। ठीक है, शिजोगोनी। ठीक है, शिजोगोनी कंप्लीट यानी कि एसेक्सुअल साइकिल अपनी कंप्लीट करता है। अब होता ये है कि ये स्पोरोजोइड जब ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करे, तो स्पोरोजोइड जैसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, ब्लड में जाते हैं, और ब्लड में जाने के बाद ये पहुंच जाते हैं लिवर में। अब लिवर में ये 1 घंटे के अंदर अंदर विद इन एन आवर इन्वेट कर जाते हैं, और जैसे ही ये लिवर सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, हेपेटिक सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, उनके अंदर घुसते हैं, वहाँ पे अपना नंबर बढ़ाते हैं, और वहाँ पे अपना नंबर बढ़ा के ये कन्वर्ट हो जाते हैं शिजॉन्ट के अंदर। ठीक है, शिजॉन्ट के अंदर। अब ये शिजॉन्ट के अंदर कन्वर्ट हो गए। अब होगा क्या, ये और ज़्यादा डिवाइड करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा डिवाइड करके यूनिन्यूक्लिएटेड मीरोजोइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। दीज आर मीरोजोइड्स। ठीक है, इन्हें आप कहोगे एक्सो एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइड, क्योंकि ये आरबीसी के बाहर मीरोजोइड है, तो एक्सो एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइड। अब होगा ये लिवर सेल फटेगा, और लिवर सेल के फटने की वजह से देखो ये मीरोजोइड बने, लिवर सेल फटा, और फटने की वजह से ये सारे मीरोजोइड दोबारा कहाँ पे आ गए, ये दोबारा जो मीरोजोइड है वो ब्लड के अंदर आ गए। कुछ मीरोजोइड दूसरे लिवर सेल्स को भी इन्फेक्ट करेंगे। अब इस स्टेज को जो कि लिवर के अंदर हो रही है ना, इसे कहते हैं प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज या स्टेज जो भी कह लो, क्योंकि इसके अंदर अभी आरबीसी को इन्फेक्ट नहीं किया गया, अभी पहले इन्फेक्ट किया गया है लिवर को। सही है, तो दिस इज प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज। अब होगा कि ये मीरोजोइड आएंगे और अब आके आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे, तो दिस इज द एरिथ्रोसाइटिक फेज। एरिथ्रोसाइट कहते हैं आरबीसी को, तो एरिथ्रोसाइटिक फेज अब स्टार्ट हो रहा है। होगा ये जो मीरोजोइड्स हैं ये आएंगे और आके रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे, एंटर कर जाएंगे। अब जब ये रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे ट्रोफोजोइड के अंदर। ठीक है, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ट्रोफोजोइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब ये कन्वर्ट हो गए इस तरीके से ट्रोफोजोइड के अंदर, और अब अगर आप देखो तो ये कुछ इस तरह से क्या हुआ, इस तरीके से ये कन्वर्ट हो गए। अब होगा ये कि ये जो आपके पास क्या मौजूद है, जो आपके पास ट्रोफोजोइड बना है, ये फिर आगे जाएगा, और आगे जो है वो होता ये है कि फिर एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइड्स बनते हैं, एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइड बनते हैं, वो और आरबीसीज को इन्फेक्ट करते हैं। बट इसके बाद होता ये है कि ये अपने गैमीट फॉर्म करते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फॉर्म करेंगे एरिथ्रोसाइट के अंदर। तो एरिथ्रोसाइट के अंदर ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फॉर्म करते हैं। मेल गैमीट को आप क्या कहोगे, मेल गैमीट को आप माइक्रोगैमीटोसाइट कहोगे, और फीमेल गैमीट को आप क्या कहोगे, मेगा गैमीटोसाइट का नाम दोगे। अब ये गैमीट बन गए, ये गैमीट होस्ट के अंदर ही रहेंगे। अब होगा ये कि दोबारा जब मच्छर काटेगा तो अब जाहिर सी बात है, मच्छर जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है वो इस इंसान का ब्लड सक करेगी, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर ये आपके गैमीट्स भी आ जाएंगे। और अब मॉस्किटो के अंदर क्या होगा, मॉस्किटो के अंदर इसकी सेक्सुअल साइकिल यानी कि स्पोरोगोनी चलेगी, और जिसके नतीजे में होगा ये कि गैमीट फ्यूज़ करेंगे, और जब ये गैमीट फ्यूज़ करेंगे तो इनके फ्यूजन के नतीजे में फर्टिलाइजेशन होगी, और फर्टिलाइजेशन के नतीजे में बनेगा ऊकाइनीट। ठीक है, क्या बनेगा, ऊकाइनीट बनेगा, और ये ऊकाइनीट इसकी स्टमक वॉल को पेनिट्रेट करेगा। तो ये आपको स्टमक वॉल नज़र आ रही है, इसको पेनिट्रेट करेगा, इसके अंदर घुसने की कोशिश करेगा, और जब ये इसके अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो अल्टीमेटली फिर यहाँ पे रुक जाएगा, और फिर होगा ये कि 6 से 7 दिन के अंदर अंदर ये फिर डिवाइड होगा, फिर ये oocyst के अंदर कन्वर्ट होगा, एंड देन फिर ये जितना चला जाएगा, ये रिलीज़ होगा, और रिलीज़ होकर चला जाएगा आपके स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर, यानी कि मॉस्किटो के स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर। अल्टीमेटली फिर ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। तो सिंपल सी बात ये कर रहा है कि स्लाइवा के ज़रिए क्या ट्रांसमिट होगा, तो मैंने पूरी मलेरिया की लाइफ साइकिल यहाँ डिस्कस कर ली। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे स्पोरोजोइड जो है वो बेसिकली ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं सर्टेन फंजाई ट्रैप एंड कंज्यूम नीमाटोड, व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल इंटरैक्शन इज दिस। ठीक है, सिंपल सी बात ये कह रहा है कि कुछ फंजाई ऐसे हैं जो नीमाटोड को ट्रैप करते हैं और उनको कंज्यूम करते हैं, उनको ट्रैप करने के बाद उनको खाते हैं। तो ये जो पूरी साइकिल है ना, ये जो इंटरैक्शन है, इसे क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक नहीं, सैप्रोफिटिक तो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर फीड कर रहा होता है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। पैरासाइटिक के अंदर क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर फीड करता है,
बट उसको नुकसान हो रहा होता है, इसको फ़ायदा हो रहा है, इसको फूड मिल रहा होता है। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। प्रीडेटरी, प्रीडेटरी की अगर मैं बात करूं, यस दिस इज़ द राइट आंसर। पकड़ना, किल करना, जस्ट लाइक कार्निवोरस प्लांट, ठीक है, उस तरीके से ये काम कर रहे होते हैं। सिम्बायोटिक हो नहीं सकता, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा विच प्लांट फैमिली डज राइस ओरिजा सटाइवा बिलोंग टू। राइस की बात कर रहा है, तो राइस का ताल्लुक कौन सी फैमिली से होता है? भाई राइस की बात करता हूँ तो फबेसी की बात कर रहा है। फबेसी के अंदर लेग्यूम फैमिली आ जाती है, बीन्स पीस वगैरह आ जाते हैं। सोलनेसी इज़ द नाइटशेड फैमिली, जिसके अंदर टोमेटो पोटैटो आ जाता है। तो ये दोनों तो इनकरेक्ट हो जाता है। पोएसी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि पोएसी के अंदर बेसिकली ग्रासेस आ जाती हैं, जैसे राइस, वीट, मेज़, ये सब आ जाता है। एंड ब्रासिसाई इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि ब्रासिका जो है वो मस्टर्ड को कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सवाल में आपसे कह रहा है रेड पेपर कैप्सिकम स्पीशी बिलोंग टू विच प्लांट फैमिली। कैप्सिकम का ताल्लुक कौन सी फैमिली से? तो रेड पेपर या कैप्सिकम की बात की जा रही है, तो पोएसी ग्रास फैमिली है, ये तो हो नहीं सकती। सोलनेसी नाइटशेड फैमिली है, जिसके अंदर कैप्सिकम आ जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फबेसी नहीं हो सकता, फबेसी इज़ द लेग्यूम फैमिली। लिलिएसी नहीं हो सकता, क्योंकि लिलीज और अनियंस वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कैप्सिकम का ताल्लुक बेसिकली सोलनेसी नाइटशेड फैमिली से, ठीक है। अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस करंटली क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ डिजीज पैटर्न इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस को किस तरह के डिजीज पैटर्न में जो है वो क्लासिफाई किया जाता है आजकल? अच्छा, ये थोड़ा सा ज़बरदस्त किस्म का सवाल है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको टर्म समझनी होगी। एंडेमिक, एंडेमिक क्या होता है? एंडेमिक वो डिजीज़ होता है जो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर मुसलसल मौजूद हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन है, इसके अंदर मुसलसल ये डिजीज़ मौजूद है, तो इसे आप कहते हो एंडेमिक। तो जो ट्यूबरक्लोसिस है वो एंडेमिक है, पॉपुलेशन के अंदर किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर मुसलसल मौजूद है। जैसे साउथ एशिया हो गया, ये जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वाला रीजन हो गया, सब सहारन अफ्रीका हो गया, वहाँ पे कॉन्स्टेंटली मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बट अगली टर्म को भी हम देख लेते हैं। अगली टर्म है आपके पास एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक का मतलब ये है कि सडन, अचानक से जो है वो फैलने लगेगा। तो टीबी आज तक ऐसा है नहीं, ये इनकरेक्ट हो जाता है। पेंडेमिक लाइक पूरी दुनिया के अंदर फैल गया कोविड की तरह, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाता है। स्पोरेडिक नॉर्मली किसे कहते हैं? इरेगुलर या रेयर डिजीज़ को क्लासिफाई किया जाता है। तो ये टीबी ऐसी तो कोई डिजीज़ नहीं है। एंडेमिक इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सवाल में आपसे कह रहा है लिशमैनियासिस इज कॉज्ड बाय विच पैथोजन। बहुत ही आसान है, लिशमैनिया डोनोवानी से हो रहा होता है, तो लिशमेनिया डोनोवानी इज़ द राइट आंसर। ट्रिपोनीमा पैलिडम से सिफिलिस पूरा, ठीक है। इसी तरीके से अगर ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी की बात करूं तो इससे स्लीपिंग सिकनेस हो रहा है, ठीक है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ये प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया कॉज करता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो लिशमेनिया डोनोवानी एक प्रोटोजोन पैरासाइट है, जिसकी वजह से विजरल लिशमेनियासिस हो रहा होता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सवाल में आपसे कह रहा है विच प्लांट डिराइव्ड सब्सटेंसेस प्राइमरीली यूज्ड इन द पेपर प्रोडक्शन। पेपर के अंदर, पेपर प्रोडक्शन के अंदर कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल की जाती है? तो प्लांट में सेलुलोज होता है, और इसी सेलुलोज से क्या बनाया जा रहा होता है? पेपर बनाया जा रहा होता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगले सवाल में कह रहा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर फाउंड इन द ह्यूमंस, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से कितनी नर्व्स निकल रही होती हैं? 31 पेयर, ठीक है। तो कितने पेयर्स की बात की जा रही है? 31 पेयर, ठीक है। 12 पेयर जो है वो आपको मिल रही होती है क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। 12 पेयर आर द क्रेनियल नर्व्स, ये इनकरेक्ट हो जाता है, सही है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है हाउ मेनी पॉसिबल फिनोटाइप एग्जिस्ट फॉर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के लिए कितने पॉसिबल फिनोटाइप है? फिनोटाइप का मतलब है जो नज़र आ रहा है, यानी कि कितने तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, ए बी होता है और ओ होता है। तो 4 तरह के ही पॉसिबल है, 4 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है अमाइलोज कंटेन विच टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अमाइलोज नॉर्मली जो है ना वो पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि अमाइलोज इज़ द पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। तमाम इसके अंदर क्या होंगे? अल्फा ग्लूकोज। तो बीटा वाला तो ऑप्शन सीधा सीधा एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। अब अल्फा ग्लूकोज के अंदर भी 2 तरह, बेसिकली स्टार्च के अंदर, अमाइलोज इज द स्टार्च के अंदर भी 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक अमाइलोज होता है जो नॉर्मली स्ट्रेट चेन होता है, और एक अमाइलोपैक्टिन होता है जिसके अंदर ब्रांचिंग मौजूद होती है। तो अमाइलोपैक्टिन के अंदर जो है ना ब्रांचिंग है, तो वहाँ पे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। अमाइलोज के अंदर क्योंकि ब्रांचिंग नहीं है, स्ट्रेट चेन है, तो अल्फा
1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मौजूद है, तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। सवाल में आपसे कह रहे हैं द पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम ऑन द मेटाफेज प्लेट इज डिटरमाइंड बाय, अब लेट सपोज ये सेल है और ये डिवाइड कर रहा है, ये सेंट्रियोल्स आ गए, ठीक है, इनसे निकल रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स, ये स्पिंडल फाइबर्स हो गए, और यहाँ पे अटैच होता है आपका क्रोमोसोम, सही है, मेटाफेज के अंदर मिड पे अरेंज हो जाता है, इसे कहते हैं मेटाफेज प्लेट। तो ये जो क्रोमोसोम की पोजीशन है इसको कौन डिटरमाइन करेगा, स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट, स्पिंडल फाइबर किस तरीके से अटैच है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। सेल वॉल प्रेशर का कोई ताल्लुक नहीं है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम का भी कोई ताल्लुक नहीं है, और क्रोमोसोम लेंथ का भी कोई ताल्लुक नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल में आपसे कह रहा है विच आइन इज एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, कौन सा आइन मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सिंपल सा आंसर है, कैल्शियम आइन जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ट्रोपोमायोसिन होता है और ट्रोपोनिन का इंट्रैक्शन वगैरह ये सब डील कर रहा होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले सवाल में कह रहा है विच टाइप ऑफ स्टोमाटा हैज subsidiary cell arranged parallel to the guard cells as in क्लोरोस्टोमाटा। अब ये क्लोरोस्टोमाटा क्या होता है, इसको एक पिक्चर से समझना ज़रूरी है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो दोबारा सवाल पढ़ते हैं, पहले दोबारा सवाल पढ़ते हैं और फिर पिक्चर को देखते हैं। कह रहे हैं विच टाइप ऑफ स्टोमाटा हैज सब्सिडरी सेल अरेंज्ड पैरेलल टू द गार्ड सेल। अब होता क्या है कि ये गार्ड सेल है, सही है, और इसके दरमियान ये स्टोमाटा बना। अब इसके बराबर वाले सेल को आप कहोगे सब्सिडरी सेल, ठीक है, तो इसके बराबर वाला सेल क्या होगा, सब्सिडरी सेल होगा। तो ये जो सब्सिडरी सेल है ये कैसे मौजूद है, पैरेलल, इस तरीके से पैरेलल मौजूद है, इस सेल के गार्ड सेल के पैरेलल मौजूद है। तो ये कौन सी अरेंजमेंट है, ठीक है। अगर आप देखो तो यहाँ पे बहुत सारी अरेंजमेंट आपको नज़र आ रही है स्टोमाटा की। सबसे पहले एनोमोनोसाइटिक, ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है चार, एनोमोनोसाइटिक, डायसाइटिक, पैरासाइटिक और टेट्रासाइटिक, ये चार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एनोमोनोसाइटिक के अंदर अगर आप देखो तो ये सेल्स जो सब्सिडरी सेल्स हैं, ये वाले सेल्स हैं, ये किस फैशन के अंदर अरेंज है, कोई स्पेसिफिक या डिस्टिंक्ट सब्सिडरी सेल मौजूद नहीं है यहाँ पे, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, आपसे ये वाला पूछ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब डायासाइटिक की अगर मैं बात करता हूँ तो डायासाइटिक के अंदर डाया दो, ठीक है, तो ये जो सेल्स हैं ये परपेंडिकुलर, गार्ड सेल्स के परपेंडिकुलर मौजूद है, ये गार्ड सेल्स हैं इनके परपेंडिकुलर मौजूद है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। पैरासाइटिक, अगर मैं पैरासाइटिक की बात करूं तो पैरासाइटिक इज द राइट आंसर, क्यों, क्योंकि ये देखो ये गार्ड सेल है, ये इसके बिल्कुल पैरेलल अरेंज है, ठीक है, पैरासाइटिक गार्ड सेल है, पैरेलल अरेंज है, ठीक है, पैरेलल अरेंजमेंट है, ठीक है। सो इट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लोरोस्टोमाटा की कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है यहाँ पे। अच्छा, फिर हमारे पास आता है तो पैरासाइटिक इज द राइट आंसर। टेट्रासाइटिक क्यों नहीं हो सकता, टेट्रासाइटिक अगर आप यहाँ देखो तो टेट्रासाइटिक के अंदर ये गार्ड सेल है, ये भी गार्ड सेल है, इसमें चार सेल्स हैं, अगर आप देखो दो पैरेलल अरेंज और दो एक पोल के ऊपर अपर पोल पे और एक लोअर पोल पे मौजूद है, तो टेट्रासाइटिक ये हो गया, इसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है, पैरासाइटिक इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये बेसिकली सवाल था स्टोमाटा की अरेंजमेंट के बारे में, एंड यू हैव टू नो कि भाई स्टोमाटा किस तरीके से और गार्ड सेल्स के साथ सब्सिडरी सेल किस तरीके से अरेंज है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है विच लेयर इन लीव्स कंटेन लूजली पैक्ड सेल्स फॉर गैसेस एक्सचेंज, ठीक है, लूजली पैक्ड सेल की बात कर रहा है। अपर लेयर तो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के ऊपर सेल जो है वो अच्छी तरीके से पैक होते हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से पैक होते हैं, और फिर आपके पास नीचे जो होती है वो इस तरीके से मीज़ोफिल सेल्स होते हैं, जिन्हें आप पहले से ही मीज़ोफिल सेल्स कहते हो, और फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्पॉन्जी आपको सेल्स नज़र आएंगे जिनके दरमियान स्पेसेस होती है, तो दे आर लूजली पैक्ड, तो स्पॉन्जी मीज़ोफिल सेल इज़ द राइट आंसर। एपिडर्मिस नहीं हो सकता, क्लोजली पैक होते हैं, पैलेसाइड के अंदर भी क्लोजली पैक होते हैं, ठीक है, स्पॉन्जी मीज़ोफिल इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है व्हाट इज़ अ फ्लावर विद ओनली वन सेक्स ऑर्गन ईदर स्टेमन और पिस्टिल, ठीक है, फ्लावर है उसके अंदर सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन मौजूद है, या तो स्टेमन मौजूद है या पिस्टिल मौजूद है, उसे आप क्या कहते हो। बायसेक्सुअल के अंदर नॉर्मली दोनों मौजूद होते हैं ऑर्गन्स, स्टेमन पिस्टिल दोनों होंगे। यूनिसेक्सुअल इज़ द राइट आंसर क्योंकि एक मौजूद है, विद ओनली वन सेक्स, यूनिक इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बायपिनेट इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता
क्योंकि बाइपिनेट इज़ अ टाइप ऑफ लीफ नॉट फ्लावर, बेसिकली फ्लावर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और परफेक्ट ये नॉर्मली बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सवाल में हमसे कह रहा है व्हाट इज अ प्लॉइडी लेवल ऑफ द एंडोस्पर्म इन द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंदर एक बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो तो सिंपल डिप्लॉइड होता है, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ बनती है जिसे कहते हैं एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म बनता है डबल फर्टिलाइजेशन के नतीजे में, डबल फर्टिलाइजेशन के नतीजे में ये एम्ब्रियो बन रहा होता है। अब डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होती है भाई? ये जो है वो एक स्पर्म और दो पोलर न्यूक्लियर से बन रहा होता है, तो ये ट्रिप्लॉइड होता है। इट इज अ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सवाल में आपसे कह रहा है हॉलो नॉन प्रोटीन प्लस प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, ठीक है। ऐसा प्रोटीन, ऐसा एंजाइम जिसके अंदर नॉन प्रोटीन और प्रोटीन पार्ट दोनों हो, उसे आप क्या कहते हो? तो जो एंजाइम्स होते हैं अगर सिर्फ वो प्रोटीन पार्ट से मिलके बने तो उनकी तो बात यहाँ पे हो ही नहीं रही ना। यहाँ पे उन एंजाइम्स की बात हो रही है जिनमें प्रोटीन पार्ट के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी मिलता है। तो ऐसे एंजाइम्स को आप बेसिकली हॉलो एंजाइम का नाम दे रहे हो। तो इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, तो प्रोटीन पार्ट होता है जिसे आप कहते हो एपो एंजाइम, ठीक है, एपो एंजाइम, ठीक है। और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जिसे आप को फैक्टर या को एंजाइम भी कह लो, ठीक है। को फैक्टर कहना ज़्यादा बेहतर है, तो को एंजाइम या को फैक्टर तो हो नहीं सकता। कंप्लीटली एंजाइम की बात कर रहे हैं तो एपो एंजाइम भी नहीं हो सकता। हॉलो एंजाइम इज द राइट आंसर। आगे कह रहा है द जेनस कैप्सिकम बिलोंग टू विच फैमिली। ये काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन अभी आ चुका है, तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा है, सोलोनेसी, ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ट्रांसमिट मलेरिया बाय इंजेक्टिंग। अगर आप देखो तो ये सवाल फिर रिपीट हो गया, पूरी मलेरिया की लाइफ साइकिल हमने पढ़ी, तो इसका आंसर स्पोरोजोइट हो जाता है, ठीक है। देन अगले सवाल में आपसे कह रहा है जी मेज बिलोंग टू विच फैमिली। मेज, मेज की बात कर रहा है। मेज का ताल्लुक कौन सी फैमिली से है? मेज का ताल्लुक, मेज एज बेसिकली ग्रास फैमिली वाली चीज़ ना, तो इसका ताल्लुक पोएसी से होगा, ठीक है। रोटेसी क्या है? सिट्रस फैमिली है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो बाकी दो को तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सवाल में कह रहा है विच किंगडम इंक्लूड यूनिसेलर एंड सिंपल मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऐसा किंगडम है जिसके अंदर यूनिसेलर और सिंपल मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म आते हैं? एनिमल्स के और प्लांट्स में। एंड अगर मैं एनिमेलिया की बात करूँ तो तमाम मल्टी सेलर आते हैं, यूनिसेलर की बात ही नहीं है, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाता है सीधा सीधा। फंजाई एंड प्रोटिस्ट। फंजाई नॉर्मली, मोस्टली, ज़्यादातर फंजाई, तकरीबन तमाम ही मल्टी सेलर होते हैं, तो यूनिसेलर की बात ही नहीं आ गई सिवाय यीस्ट के, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। मोनारा एंड प्रोटिस्टा इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि मोनारा के अंदर प्रोकैरियोट्स आते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है, अगेन यूनिसेलर। प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोट्स आते हैं जो कि या तो यूनिसेलर होते हैं या सिंपल मल्टी सेलर होते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मोनारा एंड फंजाई नहीं हो सकता क्योंकि अभी हमने उस पर डिस्कशन कर ली है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सवाल में कह रहा है कॉकरोच एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज। कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? नेफ्रीडिया की जब मैं बात करता हूँ तो नेफ्रीडिया इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द एनालिडा, अर्थवर्म के अंदर आपको नॉर्मली मिल रहा होता है। ये इनकरेक्ट हो जाता है। किडनी की जब बात की जाएगी, किडनी वर्टिब्रेट्स के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। मेल्फिजियन टिब्यूल इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि यही जो है वो आपको कॉकरोच के अंदर मिलता है और यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट कर रहा होता है गट पे। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फ्लेम सेल्स नहीं हो सकते क्योंकि वो फ्लैट फिल्म्स के अंदर मिलते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। सवाल में आपसे कह रहे हैं मीजल्स एंड मम्स आर कॉज्ड बाय। मीजल्स और मम्स जो है वो कौन से वायरसेस की फैमिली से ताल्लुक रखता है और किसकी वजह से हो रहा होता है? तो बेसिकली ये पैरामाइक्सो वायरस की फैमिली से हो रहा होता है, और ये एग्जैक्ट सवाल जो है वो आपको बुक के अंदर भी मिल जाएगा। तो पैरामाइक्सो वायरस फैमिली से वायरस बेसिकली पैरामाइक्सो वायरस की वजह से मीजल्स और मम्स हो रहे होते हैं। मम्स के अंदर बेसिकली इन्फ्लेमेशन हो जाती है पैराटिड सलाइवरी ग्लैंड की, और मीजल्स में स्पॉट्स वगैरह पड़ने लगते हैं, बच्चों के अंदर नॉर्मली देखने को मिलता है। तो दिस इज़ द राइट आंसर। राइनो वायरस से नॉर्मली कॉमन कोल्ड हो रहा होता है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। रेट्रो वायरस इज़ द HIV वाली फैमिली, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। एडेनो वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और कंजक्टिवाइटिस करवा रहा होता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सवाल में आपसे कह रहा है मेन एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। अभी हमने बात की, कैल्शियम इज द राइट आंसर। कैल्शियम इज द राइट आंसर। कह रहा है इन्फ्लोरेसेंस इन ग्रासेस लाइक वीट और मेजेस, ठीक है। अब ये वो सवाल है जो ना सिर्फ एनडी के अंदर आया हुआ है बल्कि ये MD कैट
के अंदर भी, DUHS का MD कैट के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये क्वेश्चन अगेन इन्फ्लोरेसेंस की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जो इन्फ्लोरेसेंस का टॉपिक है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इससे सवालात आ रहे हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस की जब मैं बात करता हूँ तो हम अगेन वही रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। अब साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर तो नहीं आता, वीट फैमिली। बेसिकली अगर मैं वीट फैमिली की बात करूं तो ये साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर तो आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब इसका ताल्लुक कौन सी फैमिली से, बेसिकली यहाँ पे आपके पास आ जाता है स्पाइक, ठीक है। स्पाइक इज़ द राइट आंसर, क्योंकि बेसिकली जो वीट या मेज़ वाली फैमिली है ना, वो स्पाइक उसके अंदर होते हैं। और दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फैमिली पोएसी। पोएसी फैमिली के अंदर ये आपको देखने को मिल रहा होता है। तो ये रेसिमोस की बेसिकली टाइप आ जाती है। इट्स अ काइंड ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो इसका मतलब है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, सही है। अम्बल आपको कैरेट फैमिली के अंदर देखने को मिलता है। कॉरम की हम ऑलरेडी बात कर सकते हैं, आइब्रिस, ठीक है। पैनिकल ब्रांच होता है, एंड ये आपको जाहिर सी बात है वीट फैमिली के अंदर नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है कैंडी ट्रफ्ट आइब्रिस, ठीक है। सवाल रिपीट हो गया, आइब्रिस की बात कर रहा है, तो इसका आंसर सिंपल सा कोरम्ब होगा। ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, कोरम्ब इज द राइट आंसर, ठीक है। कह रहे क्लासिफिकेशन कैन बी बेस्ड ऑन, क्लासिफिकेशन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की किस किस बेसिस पे आप कर सकते हो। जेनेटिकल बेसिस पे, जीन्स की बेसिस पे बिल्कुल क्लासिफिकेशन हो सकती है, दिस इज द राइट थिंग, ठीक है। मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी की बेसिस पे, ठीक है। होमोलॉजी की बात करूँ, होमोलॉजी का मतलब है स्ट्रक्चरल कंपैरिजन की बेसिस पे भी आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। बायोकेमिस्ट्री की बेसिस पे, प्रोटीन, DNA, RNA, एंजाइम की बेसिस पे इस पे भी कर सकते हो। तो इसका मतलब है आंसर इज ऑल ऑफ डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फर्स्ट स्टेप इन द इवोल्यूशन ऑफ मेगा फिलस लीफ है, ठीक है। मेगाफिलस लीफ का सवाल अगेन रिपीट हो गया है। तो रिस्ट्रिक्शन टू अ सिंगल प्लेन और प्लेनेशन इज द राइट आंसर। वेबिंग उसके बाद होती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अगले सवाल में आपसे कह रहा है फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिंग ऑफ द मटेरियल इज स्टडीड इन, ठीक है। एनर्जी का फ्लो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जा रही है, और ये जो रिसाइकलिंग हो रही है डिफरेंट मटेरियल का, ये आप कहाँ पढ़ते हो? बायोसिस्टम के अंदर नहीं। बायोसिस्टम ये कोई स्टैंडर्डाइज टर्म नहीं है, सही है। सिम्बायोसिस नहीं, सिम्बायोसिस की बात नहीं हो सकती। बायोफिजिक्स ऑब्वियसली नहीं हो सकता। तो इकोसिस्टम इज द राइट आंसर। इकोसिस्टम के अंदर बेसिकली आप पढ़ रहे होते हो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इफ टू ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी क्लासिफाइड और डिफ्रेंशिएटेड क्लियरली, ठीक है। अगर दो ऑर्गेनिज्म है और उनको क्लियरली जो है वो क्लासिफाई नहीं किया जा रहा, डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा रहा, तो उनको कलेक्टिवली क्या कहा जाएगा, ठीक है। उनको कलेक्टिवली क्या कहा जाएगा? तो स्पीशी तो हो नहीं सकते, क्योंकि स्पीशी डिस्टिंक्ट होते हैं, आइडेंटिफाइबल होते हैं कि भाई ये अलग है, ये अलग है। तो स्पीशी जो है वो ये हो नहीं सकता। क्लोन की जहाँ तक बात है, क्लोन जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सिंगल पेरेंट से आते हैं। फॉर एग्जांपल सिंगल पेरेंट है, इससे जेनेटिकली आइडेंटिकल दो ऑर्गेनिजम्स आ गए, तो अगेन ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। टैक्सॉन, टैक्सॉन एक जनरल टर्म है, तो ये भी नहीं हो सकता। स्पीशी कॉम्प्लेक्स इज द राइट आंसर, क्योंकि स्पीशी कॉम्प्लेक्स के अंदर क्लोजली रिलेटेड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनको जो मॉर्फोलॉजिकल यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस से तो सिमिलर नज़र आ रहे होते हैं, सेम नज़र आ रहे होते हैं, बट उनको जेनेटिकली डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है। तो वो स्पीशी कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। ख़ासतौर पे इसकी एग्जांपल है एनोफिलस गैम्बी कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम अटैक रेड ब्लड सेल। ऑब्वियसली बहुत डिटेल के अंदर अभी हमने इसको देखा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हमारे पास मीरोजॉइड्स हो जाता है, ठीक है। मीरोजॉइड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की बात हो रही है। ग्रोथ इनहिबिटर के अंदर आपके पास गिबरेलिन आ रहा है। गिबरेलिन एक ऐसा हार्मोन है प्लांट का जो बेसिकली प्लांट की ग्रोथ को प्रोमोट करता है। इनहिबिटर की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये नहीं हो सकता। ऑक्सीजन भी ग्रोथ को प्रोमोट करता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। एब्साइसिक एसिड, देखो एब्साइसिक एसिड जो है वो
ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है, डोरमेंसी को प्रोमोट करता है, स्टोमेटा को क्लोज करता है स्ट्रेस कंडीशन के अंदर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। साइटोकाइनिन जो है ना वो सेल डिवीजन को प्रोमोट करता है, तो इनहिबिटर तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला पूछ रहा है। यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, C5O3 C5O3 N4H4। तो ये आ गया C5H4N4O3, ठीक है। हाँ, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्योंकि आपको यूरिया का भी याद होना चाहिए। यूरिया का है CONH2 ट्वाइस, ठीक है। तो ये हो गया यूरिया का, एग्जाम में पूछा जा सकता है यूरिया। और अमोनिया तो बहुत आसान है, NH3, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। चलो आगे कह रहा है रेड पेपर बिलोंग टू विच फैमिली। ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है, इसका मतलब है दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली इसके आंसर तो अब तक याद हो जाना चाहिए। इसका आंसर नाइटशीड फैमिली यानी कि सोलेनेसी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट एंजाइम। एंजाइम के बारे में क्या ट्रू नहीं है। कह रहा है दे आर प्रोटीन कैटलिस्ट। प्रोटीन तो होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, आपने गलत बताना है। दे लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। दे आर स्पेसिफिक इन एक्शन, बात बिल्कुल ठीक है। कह रहा है दे आर अनअफेक्टेड बाय जेनेटिक म्यूटेशन। जेनेटिक म्यूटेशन आती है तो एंजाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाहिर सी बात है, अगर म्यूटेशन आएगी तो एंजाइम का स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, एक्टिव साइट चेंज होगी, फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो अनअफेक्टेड नहीं होते, इफेक्टेड होते हैं। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द स्टडी ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स की स्टडी क्या कहलाती है भाई? तो सिंपल सा ये बुक की लाइन है, एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। इंसेक्ट्स को पढ़ना एंटोमोलॉजी हो गया। और ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी इज द राइट आंसर। बर्ड्स को पढ़ना, बिहेवियर को, फिजियोलॉजी को, उनकी क्लासिफिकेशन को पढ़ना, ये आपका ऑर्निथोलॉजी आ जाता है। हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी आप पढ़ते हो उसके अंदर रेप्टाइल्स को और एम्फीबियंस को, ठीक है। रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, ठीक है। और आखिर में आता है इशिथोलॉजी, ठीक है, इशिथोलॉजी। तो इसके अंदर आप बेसिकली फिशेस को पढ़ रहे हो। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज अ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन। नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन की बात कर रहा है, तो बहुत सिंपल है, इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज द नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक फाइटो हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, और नेचुरली जो आपको मिलता है वो केमिकल नेचर होती है उसकी, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। एब्साइसिक एसिड नहीं हो सकता, साइटोकाइनिन एक अलग हार्मोन है, इथाइलिन भी एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सवाल में क्या है, इंसुलिन इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड यूजिंग विच बैक्टीरिया, ठीक है। इंसुलिन को प्रोड्यूस किया जाता है किस बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके? तो बहुत क्लियर आंसर है, ई कोलाई, ठीक है। इश्केरिया कोलाई इज द राइट आंसर। बैसिलस से नॉर्मली एंजाइम प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, बट इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता। स्ट्रेप्टोकोकस एक हार्मफुल बैक्टीरिया, इससे कुछ भी नहीं होगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस अगेन हार्मफुल है, तो इससे टीबी होगा, सही है। क्वेश्चन में कह रहा है जेनेटिक म्यूटेशन इन सोमैटिक सेल आर डिलीशियस बिकॉज। अब सोमैटिक सेल क्या होते हैं? नॉर्मली सेल्स दो तरह के होते हैं। एक वो जो रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, दे आर कॉल्ड द जर्म सेल्स, ठीक है। और एक वो जो रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, दे आर कॉल्ड द सोमैटिक। अगर जर्म सेल के अंदर म्यूटेशन आएगी, चेंज आएगा, तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट सही नहीं होगी। लेकिन अगर सोमैटिक सेल्स के अंदर चेंज आएगा तो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा, ट्यूमर हो जाएगा। सो दे इम्प्रूव एडेप्टेशन नहीं, दे इनहेंस इम्यूनिटी ज़रूरी नहीं है। डिलीशियस की बात हो रहा है, मतलब ख़तरनाक क्यों है? ये भी नहीं हो सकता। दे आर हार्मलेस, नहीं हार्मफुलेस नहीं है, दे कॉज ट्यूमर, ठीक है, ट्यूमर कॉज कर देते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सवाल में क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मॉसेस आर फाउंड एट। मॉसेस का मतलब है ब्रायोफाइट्स की बात कर रहा है। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो आपको कहाँ मिलते हैं? तो अगेन ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, इतना मुश्किल ये क्वेश्चन है नहीं। तो अगर हम बात करें रूट हेयर्स की, रूट हेयर्स पे आपको नहीं मिलते हैं। और अगर प्रिसाइजली बात करें तो ब्रायोफाइट के पास कोई ट्रू रूट्स भी नहीं होती, बस राइजोइड होता है जो उनको पकड़ के रखता है। तो राइजोइड भी नहीं हो सकता, रूट हेयर भी नहीं हो सकते। टिप ऑफ स्टेम, यस, टिप ऑफ स्टेम इज द राइट आंसर। जो इनकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, एंथ्रीडिया, आर्चिगोनिया,
ये आपको यहीं पे मिलते हैं, लीफ बेसिस नहीं, लीफ की बेस पे नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सवाल में कह रहा है द कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट इन पोरेफेरा एक्सेप्ट, ठीक है, पोरेफेरा स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है सिवाय, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गन। देखो पोरेफेरा का ताल्लुक है पैराजोआ से, और पैराजोआ वो होते हैं जिनके पास कोई टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, टिश्यू नहीं है तो ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन नहीं है तो ऑर्गन सिस्टम नहीं है, तो गलत बात तो ये है, एक्सेप्ट पूछा था तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। पोर्स इनके अंदर होते हैं, एक वो पोर होता है जहाँ से पानी आता है और एक वो होता है जहाँ से पानी जाता है, यानी कि इन करंट ओपनिंग को ऑस्टिया और एक्स करंट ओपनिंग को ऑस्क्यूलम कहते हो, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू नहीं है तो सेल मिलेंगे, बिल्कुल सही है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इनके अंदर, बटिंग और ये सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सवाल में कह रहा है द लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड, लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहले आता है, इसको याद करने का तरीका है कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली, गेट, स्पॉइल। तो ऊपर से नीचे आओ, कीप का केस है किंगडम, किंगडम, किंगडम के अंदर आते हैं पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर जेनस एंड एस फॉर स्पीशी। तो इसका मतलब है किंगडम, फाइलम, क्लास, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, फाइलम, क्लास आएगा फिर, ये इनकरेक्ट हो गया। किंगडम, फाइलम, स्पीशी नहीं, क्लास, ऑर्डर, जेनस, क्लास, ऑर्डर, फैमिली आएगा बीच में, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सवाल में कह रहा है एनिमल्स हैविंग सिंगल सेल आर प्लेस्ड इन सब किंगडम, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल है और उनको किसी सब किंगडम के अंदर, किंगडम के अंदर रखा है, किंगडम के अंदर क्या आता है, फाइलम, तो कौन सा ऐसा फाइलम है जिसके अंदर तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से मिलकर बने, तो पैराजोआ, पॉलीफेरा हो गया, तो यहाँ पे तो बहुत सारे सेल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, बट ये तो नहीं हो सकता। यूमेटाजोआ के अंदर तो मल्टी सेलुलर है, तो अगेन ये भी नहीं हो सकता। प्रोटोजोआ इज द राइट आंसर। प्रोटोजोआ के अंदर बेसिकली सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे सिंगल सेल आपको ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे, तो इसकी एग्जांपल आ जाती है जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाता है। सवाल में कह रहे हैं इन फ्लावर विच पार्ट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन, कौन सा पार्ट पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, तो इस तरीके से ये फिलामेंट होता है और ये एंथर होता है, इस एंथर के अंदर आपके पास प्रोड्यूस हो रहा होता है पॉलन ग्रेन, ठीक है, तो ये एंथर हो गया, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है, फिलामेंट ये मौजूद है जिसको जोड़ रहा है, सही है, तो एंथर इज द राइट आंसर। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी बेसिकली ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो फीमेल स्ट्रक्चर के अंदर मिलता है, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी, ठीक है, तो पॉलन ग्रेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर बनते हैं, तो एंथर इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहे हैं इन फ्लावर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज, अब सवाल आ गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहोगे आप, तो अभी हमने पढ़ा कि इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है ये क्या बनाता है, स्टेमन बनाता है, स्टेमन इज द राइट आंसर। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी पिस्टल का पार्ट है, ठीक है, कार्पल का पार्ट है, तो ये तो, और कार्पल क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो ये तो नहीं हो सकता, सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सवाल में कह रहा है साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ, अब ये सवाल रिपीट हुआ, साइटोकाइनेसिस किसकी डिवीजन है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन है, ठीक है। सवाल में कह रहा है साइटोकाइनिन इज द हार्मोन ऑफ, साइटोकाइनिन किसका हार्मोन है, अब यहाँ पे ऑप्शंस अजीब से लिखे हुए हैं, बट साइटोकाइनिन हो गया, गिबरेलिन हो गया, ऑक्सिन हो गया, ये हार्मोन है प्लांट्स के, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन, प्लांट वुड बी द राइट आंसर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं, रेस्पिरेटरी नहीं, इम्यून सिस्टम नहीं, चाहिए, तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। सवाल में कह रहा है पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट इन मसल्स, मसल्स के अंदर मौजूद पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, जब मोर देन 10 मोनोसेकेराइड मिलते हैं तो बनते हैं पॉलीसेकेराइड, अब इसकी एग्जांपल में ग्लाइकोजन और कोलेजन, केराटिन, ये सब आ जाता है, अमाइलेज तो एक एंजाइम है, तो पॉलीसेकेराइड तो
नहीं कह सकते। अब मसल्स के अंदर स्टोर होता है ग्लाइकोजन, क्योंकि प्लांट के अंदर इसके बिल्कुल बरक्स स्टोर होता है स्टार्च, ठीक है। तो ग्लाइकोजन मसल्स के अंदर स्टोर होता है और स्टार्च प्लांट के अंदर स्टोर होता है। कोलाजन, कोलाजन स्किन में मिलेगा, इनकरेक्ट है। केराटिन भी आपको स्किन के अंदर और हेयर नेल्स के अंदर मिलता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सवाल में कह रहा है इन एनाफेज क्रोमैटिड अटैच टू स्पिंडल एंड मूव टूवर्ड, ठीक है। अब लेट सपोज ये आपका सेल है और ये सेंट्रियोल्स आ गए, ठीक है। यहाँ से स्पिंडल निकला, ये स्पिंडल निकला। अब होता ये है कि जो एनाफेज होता है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। अब एनाफेज के अंदर क्या होता है, अगर आप यहाँ देखोगे, ठीक है, अगर आप यहाँ देखो तो एनाफेज बड़ा इंटरेस्टिंग इस वजह से होता है कि एनाफेज के अंदर जो आपकी क्रोमैटिड है उनको अपोजिट पोल के ऊपर खींचा जा रहा होता है, ठीक है। इस तरीके से ऊपर वाला ऊपर की तरफ खींच रहा है और नीचे वाला नीचे की तरफ खींच रहा है, दो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर, दो डिफरेंट पोल्स के ऊपर, यानी कि अपोजिट पोल्स में। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द वर्म्स प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव कैनाल्स ऑफ ह्यूमन इज फॉर्म ऑफ। देखो डाइजेस्टिव कैनाल यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो वर्म्स मिल रहे हैं, जो आपके डिफरेंट वर्म्स हो गए जैसे एस्कैरिस वगैरह हो गया, ये जो आपको मिल रहे हैं ये किसकी एग्जाम्पल है? पैरासिटिज्म की। यस, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म। क्यों? क्योंकि ये हमसे फ़ायदा लेते हैं, होस्ट से फ़ायदा लेते हैं, जिसके अंदर रहते हैं उससे फ़ायदा लेते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। हमसे फ़ायदा लेके हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है। तो पैरासिटिज्म इज़ द राइट आंसर। कमेंसालिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक को फ़ायदा होता है, दूसरे को ना फ़ायदा है ना नुकसान है, ठीक। वो अपनी ज़िंदगी मस्त मलंगों की तरह गुजार रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म में दोनों को फ़ायदा होता है, म्यूचुअल, सही है। और सैप्रोफाइटिज्म ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे फीड करने वाला है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सवाल में कह रहा है द एग्जाम्पल क्रस्टेशिया इज, ठीक है। क्रस्टेशिया की एग्जाम्पल पूछी जा रही है, तो क्रस्टेशिया की एग्जाम्पल में क्रस्टेशियंस जो है वो एक्वाटिक होते हैं, गिल्स होता है उनके ऊपर, और काइटेनियस एक्सोस्केलेटन होते हैं, तो इसकी एग्जाम्पल प्रॉन, झींगा है, ठीक है। सेंटीपीड माइरियापोडा के अंदर आता है, स्कॉर्पियन अराकिनिड्स के अंदर आता है, और मॉस्किटो इंसेक्टा के अंदर आता है। क्रस्टेशिया बेसिकली आर्थ्रोपोड की, आर्थ्रोपोड्स की बात हो रही है, तो आर्थ्रोपोड्स के अंदर एक क्लास है क्रस्टेशिया, उसमें प्रॉन एग्जाम्पल होता है, ठीक है। कह रहा है द ऑर्गन दैट कनेक्ट मदर टू द फीटस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है। अब ये देखो, ये आपका फीटस है एग्जाम्पल, सही है। इससे एक ट्यूब निकलती है जिसको कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, और फिर ये अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ पे यूट्रस की वॉल के साथ अटैच होता है, एंड दिस इज कॉल्ड द प्लासेंटा। अब ये जो प्लासेंटा है ना, ये एक ऑर्गन है, दिस इज अ कंप्लीट ऑर्गन, और ये कहा जाता है इट्स अ टेम्पररी ऑर्गन, ये एक टेम्पररी ऑर्गन है। जब प्रेगनेंसी होगी तभी ये बनेगा, तो ऑर्गन की बात कर दी गई, तो आंसर आपका क्लियर हो गया, प्लासेंटा इज द राइट आंसर, क्योंकि प्लासेंटा मदर से बट डिफरेंट न्यूट्रिएंट लेके बच्चे को पहुंचाता है, फीटस तक पहुंचाता है, और बच्चे से जो भी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको मदर की बॉडी में डाल रहा होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड एक कॉर्ड है, ट्यूब है, ठीक है। ये नहीं हो सकता वोम, यूट्रस का दूसरा नाम है, ओवरी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सिल्क इज अ, सिल्क क्या है यार? सिंथेटिक फाइबर, एनिमल फाइबर, प्लांट फाइबर या मिनरल फाइबर? अब ये बड़ा आसान सा सवाल है, क्योंकि अगर सिंथेटिक फाइबर की बात की जाए तो सिल्क नेचुरली मिलता है, ठीक है। तो ये तो सिंथेटिक नहीं हो सकता। एनिमल, यस, एनिमल फाइबर इज द राइट आंसर, क्योंकि सिल्क वर्म से बनता है, सिल्क वर्म इंसेक्ट, ठीक है, इंसेक्ट है, तो एनिमल ओरिजिन इज द राइट आंसर। प्लांट फाइबर नहीं हो सकता, इसकी एग्जांपल है कॉटन, ठीक है, कॉटन प्लांट फाइबर है। मिनरल फाइबर एस्बेस्टोस वगैरह हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे कह रहा है कैरियोकाइनेसिस रेफर्स टू, ठीक है। अब कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? तो कैरियोकाइनेसिस के बारे में और साइटोकाइनेसिस के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हो गई है कि कैरियो का वर्ड है न्यूक्लियस के लिए, काइनेसिस डिवीजन, तो न्यूक्लियर डिवीजन की बात हो रही है। कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। जबकि साइटोप्लाज्म के डिवीजन को आप क्या कहते हो? साइटोकाइनेसिस का नाम देते हो। तो ये हो गया साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्लास साइक्लोस्टोमाटा इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर वर्टिब्रेट्स बाय,
अब साइक्लोस्टोमेटा, देखो क्लास साइक्लोस्टोमेटा ये आता है सब फाइलम एग्नेथा के अंदर, सब फाइलम एग्नेथा के अंदर। और सब फाइलम एग्नेथा जो है ना, ये होती हैं जॉलेस फिशेस, ठीक है, विदाउट जॉ फिशेस, ठीक है। उसके अंदर सिर्फ एक ही क्लास आती है सब फाइलम एग्नेथा के अंदर, क्लास साइक्लोस्टोमेटा। अब ये जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा है ना, इसको यानी कि एग्नेथा के अंदर क्योंकि सिर्फ एक साइक्लोस्टोमेटा आ रहा है, तो सम बुक रेफर्स एग्नेथा एज साइक्लोस्टोम्स, ठीक है। अगेन इनको आप साइक्लोस्टोम्स भी कह सकते हो, जॉलेस फिशेस भी कह सकते हो। इसके अंदर हैग फिश और लैम्प्रे आ जाते हैं, ठीक है। अब सवाल में कह रहा है साइक्लोस्टोमेटा को अदर वर्टिब्रेट से आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, तो कह रहा है एब्सेंस ऑफ स्केल्स, नहीं एब्सेंस ऑफ स्केल की बेसिस पे नहीं कर सकते। लॉन्ग ईल लाइक बॉडी ज़रूरी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट फीचर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ना, वो है एब्सेंस ऑफ जॉ, ठीक है। एब्सेंस ऑफ जॉ वुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ने, कह रहा है अपेंडिक्स इज द पार्ट ऑफ, अपेंडिक्स किसका पार्ट है। देखो ये जीआईटी से क्वेश्चन आया हुआ है कि अपेंडिक्स किसका पार्ट है। तो अपेंडिक्स की जब मैं बात करता हूँ तो आपको पता है कि ये है सीकम, ठीक है, लार्ज इंटेस्टीन के अंदर, और इस तरीके से छोटी सी पाउच मौजूद है, दिस इज कॉल्ड द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। तो अगर आप देखो तो जो अपेंडिक्स है वो सीकम का पार्ट है, ठीक है, सीकम का पार्ट है। जो सीकम से ऊपर कोलॉन स्टार्ट हो जाता है, कोलॉन और फिर रेक्टम, ठीक है, सीकम, कोलॉन और रेक्टम। तो ये तीन लार्ज इंटेस्टीन के पार्ट्स होते हैं। उसके अंदर आपके पास ये सीकम के बिल्कुल नीचे आपको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स नजर आता है। तो ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कह रहे हैं सैलमेंडर इज अ, सैलमेंडर क्या है, तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सैलमेंडर एम्फीबियन है। आगे बढ़ेंगे, कह रहे हैं कार्पल एंड स्टेमन टुगेदर आर नोन एज, कार्पल और स्टेमन, कार्पल और स्टेमन की बात कर रहा है। तो देखो हमारे पास जो कार्पल है और जो स्टेमन है, ये दोनों रिप्रोडक्शन के अंदर रोल प्ले करते हैं, जो आपके फ्लावर हैं। तो इसका मतलब ये है कि दे आर द रिप्रोडक्टिव वूल्स, ठीक है। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। तो कैलेक्स, कोरोला ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के, और यानी कि आप ये कह लो कि इनका रिप्रोडक्शन के अंदर डायरेक्टली कोई रोल नहीं है। जबकि एंड्रोशियम, गाइनोशियम, जाहिर सी बात है कार्पल स्टेमन उसी के अंदर आ जाता है। तो दे आर द रिप्रोडक्टिव वूल्स, ठीक है। आप एंड्रोशियम, गाइनोशियम क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे कार्पल स्टेमन दोनों की बात हो रही है, ठीक है। तो आंसर वुड बी ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कॉटलेडन ऑफ मेज इज कॉल्ड, मेज का जो कॉटलेडन है ना वो क्या कहलाता है। तो मेज का जो कॉटलेडन होता है ना, क्योंकि ये मोनोकॉट है मेज, तो इसका जो कॉटलेडन होता है वो इस तरीके से कुछ शेप, कश्ती की तरह का शेप होता है, और इसे स्क्यूटेलम का नाम दे रहे होते हो। तो स्क्यूटेलम इज द राइट आंसर। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, अच्छा ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कह रहे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। अब अगर सिर्फ ऑर्गन दिखता तो आंसर हो जाता है इसका स्किन, बट यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया इंटरनल ऑर्गन, तो इंटरनल ऑर्गन आपके पास लिवर हो जाता है। तो ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते, कह रहे नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी डेफिशिएंसी से होता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस एक ऐसी बीमारी है जो बेसिकली विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। क्यों, क्योंकि अगर विटामिन ए की कमी बॉडी में हो गई ना, तो एक पिगमेंट जिसका नाम है रोडोप्सिन, ये नहीं बन पाएगा, और अल्टीमेटली इट लीड्स टू दी नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से बहुत सारे डिजीज होते हैं, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स वगैरह हो रहा होता है। तो आंसर वुड बी ऑप्शन ए। आगे बढ़ते, कह रहे विच ऑर्गेनिज्म अटैक रेड ब्लड सेल, ठीक है। कौन सा ऑर्गेनिज्म, बेसिकली ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ होगा यहाँ पे कि आपके पास कौन सा ऐसा कौन सी ऐसी स्टेज है जिसके ऊपर, क्योंकि ये एग्जैक्टली सवाल रिपीट हुआ है, कौन सी ऐसी स्टेज है जिसके ऊपर एनोफिलस मॉस्किटो आरबीसी को अटैक करती है, ठीक है। कौन किस स्टेज के ऊपर एनोफिलस मॉस्किटो से आने वाला प्लाज्मोडियम आरबीसी को अटैक करता है। तो ऑलरेडी इस पर हम काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। दे आर द मीरोजोइट्स, ठीक है, दे आर द मीरोजोइट्स। तो मीरोजोइट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल में कह रहा है प्रोटोजोआ इन द ह्यूमन गट एग्जिबिट, प्रोटोजोआ जो ह्यूमन की गट के अंदर रह रहे हैं, जीआईटी में रह रहे हैं, ये जो प्रोटोजोआ हैं ये किस रिलेशनशिप के अंदर रहते हैं। तो
ज़्यादातर जो आपके पास प्रोटोजोआ है ना, ये प्रोटोजोआ खासतौर पे प्रोटोजोन्स की बात हो रही है, ये प्रोटोजोन नॉर्मली इन्फेक्शन ही कॉज कर रहे होते हैं, तो दे आर एग्जिबिटिंग द पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म का मतलब है कि हमारी होस्ट के गट को यानी कि ह्यूमन के गट को इस्तेमाल करेंगे अपना फूड हासिल करने के लिए, और उल्टा क्या पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, डिजीज कॉज करेंगे, तो दे आर कॉजिंग द डिजीज, तो दैट्स वाई दे आर बेसिकली पैरासाइट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है उल्वा इज ऑल्सो नोन एज, तो ये बुक की लाइन है, उल्वा को आप सी लेट्यूस भी कहते हो, तो सी लेट्यूस वुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज, इनमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। टाइफॉइड, ये सवाल रिपीट हुआ है, साल्मोनेला टाइफाइड की वजह से होता है, बैक्टीरिया है। कॉलेरा विब्रियो कॉलेरा की वजह से होता है, अगेन बैक्टीरियल डिजीज है। ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। वार्ड्स जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है, वायरस की वजह से हो रहा है, तो ये बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच लिविंग प्रोसेस अकर इन द वायरसेस, कौन सा ऐसा लिविंग प्रोसेस है जो वायरस के अंदर होता है। तो देखो, वायरस की जब बात की जाती है तो वायरस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होती हैं जो लिविंग होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो नॉन लिविंग होती हैं। वायरस के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, रेस्पिरेशन नहीं होता। वायरस के अंदर जेनेटिक म्यूटेशन देखने को मिलती है आपको। अब जेनेटिक म्यूटेशन का मतलब ये कि वायरस के पास अपना जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, इसके अंदर जेनेटिक म्यूटेशन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन दोनों हो सकती है, सही है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। मोस्टली ये आपको HIV और इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अगेन सवाल रिपीट हुआ है, रिजोमेंथमम, ठीक है, तो ये सवाल रिपीट हुआ है, बहुत सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है विच हेपेटाइटिस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, कौन सा ऐसा हेपेटाइटिस है जो माँ से बच्चे में ट्रांसमिट हो सकता है। अब देखो, क्योंकि ये सवाल NED के क्वेश्चन बैंक का सवाल है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि NED ने अपना क्वेश्चन बैंक पुरानी बुक से बनाया है, प्रीवियस बुक से बनाया है, पास्ट बुक से बनाया है। ठीक है, तो अब अगर आप पुरानी बुक खोलोगे ना, तो पुरानी बुक के अंदर हेपेटाइटिस के बारे में लिखा हुआ है, हेपेटाइटिस C नॉर्मली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से मदर से बच्चे में प्रेगनेंसी के थ्रू और सेक्सुअल कांटेक्ट से फैल सकता है। तो अगर NED क्योंकि पुरानी बुक को फॉलो कर रही है, तो हेपेटाइटिस C वुड बी द राइट आंसर। बाकी इसका आंसर फिर फर्दर एलाबोरेट भी हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू द NED इसका आंसर ऑप्शन C ही होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे विच इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट, इनमें से कौन सी चीज प्रोकैरियोट के अंदर नहीं मिलेगी। तो प्रोकैरियोट के अंदर आपका राइबोसोमल RNA बिल्कुल मौजूद होगा, राइबोसोम भी मौजूद होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मौजूद होगी, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है, बट यहाँ पे आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट के अंदर कोई डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि यहाँ पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, तो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। अगले सवाल में कह रहे हैं स्टडी ऑफ एजिंग इज कॉल्ड, एजिंग को पढ़ना क्या कहलाता है भाई। तो बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, जेरोंटोलॉजी वुड बी द राइट आंसर। बुक की लाइन है, एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, ह्यूमन डेवलपमेंट को पढ़ना इज एम्ब्रियोलॉजी। टेराटोलॉजी बेसिकली, तो टेराटोलॉजी जो है ना, ये ऐसे याद कर लो, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा का मतलब क्या है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट। तो एबनॉर्मल डेवलपमेंट को पढ़ना, एबनॉर्मल डेवलपमेंट को पढ़ना, ये कहलाता है आपका टेराटोलॉजी, और हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज। ठीक है, तो ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, कह रहे क्रिएशन ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड, म्यूटेशन होना ये कौन सा प्रोसेस है। दिस इज सिंपली द म्यूटाजेनेसिस। म्यूटाजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन का हो जाना म्यूटाजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, रेडिएशन म्यूटेशन का एक रीजन है, क्लोनिंग एक बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोसेस है, और हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भी ये आपको जेनेटिक्स के अंदर मिलेगा। म्यूटेशन से इसका नॉर्मली कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अगले सवाल में कह रहा है फोटो सिस्टम्स आर लोकेटेड इन, फोटो सिस्टम्स कहाँ होते हैं। तो भाई ये जो फोटो सिस्टम्स होते हैं ना, ये आपको नजर आ रहा है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर आप यहाँ जाओ, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि इस तरीके से सिक्के के तौर पे स्टैक्स अरेंज है, एंड दे आर कॉल्ड द थाइलाकॉइड। इन थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर आपको फोटो सिस्टम मिलेंगे, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेगा। ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। इनका काम क्या है, लाइट को ट्रैप करना। ठीक है, तो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर।
क्वेश्चन में कह रहा है शेड लविंग प्लांट्स आर कॉल्ड। अच्छा, ये सवाल क्योंकि रिपीट हुआ है और प्रीवियस मैराथन के अंदर ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जो शेड में रहने वाले प्लांट्स होते हैं उनको आप क्या कहते हो? दे आर कॉल्ड द शियोफाइट्स। ठीक है, शियोफाइट्स वुड बी द राइट आंसर। हेलियोफाइट्स सन लविंग प्लांट्स होते हैं, जीरोफाइट डेजर्ट के अंदर रहते हैं और मीजोफाइट नॉर्मली नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो रह रहे होते हैं दे आर मीजोफाइट्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा क्या रिस्पॉन्सिबल है? तो होता यह है कि हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन है ना वो स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल से और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है एसए नोड। ठीक है, तो एसए नोड को नॉर्मल पेस मेकर ऑफ जैसे हार्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हार्ट की जो पेस है ना वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो एसए नोड वुड बी द राइट आंसर। एसए नोड से फिर ये जाता है एवी नोड में। ठीक है, तो एग्जाम में ये पाथवे भी पूछा जा सकता है। एवी नोड से बंडल ऑफ हिस। ठीक है, बंडल ऑफ हिस, देन बंडल ऑफ हिस से राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। ठीक है, राइट साइड और लेफ्ट साइड, और फिर अल्टीमेटली ये परकंजी फाइबर्स, परकंजी फाइबर्स, परकंजी फाइबर्स आ जाएगा। ठीक है, ये आपने सिंपली याद कर लेना है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पॉइजन ऑफ स्नेक इज कॉल्ड। ठीक है, अगेन ये मेरी मैराथन के अंदर से ही लिया गया सवाल है और ये एनईडी के अंदर आया है। तो जो बेसिकली आपका पॉइजन होता है स्नेक का, अब स्नेक को जब आप देखोगे ना, स्नेक के बड़े बड़े से दांत होते हैं जिन दांत को आप कहते हो फैंग्स। ठीक है, इन फैंग्स से ये एक सब्सटेंस निकालता है और टॉक्सिक होता है, पॉइजन होता है, एंड दैट इज कॉल्ड द वेनम, जहर। अब ये वेनम भी 3 तरह का होता है। ठीक है, कुछ होता है जो ब्लड के लिए नुकसानदेह होता है, हीमोटॉक्सिक होता है। ठीक है, एक होगा जो नर्वस सिस्टम के लिए नुकसानदेह होगा, न्यूरोटॉक्सिक। ठीक है, और कुछ स्नेक्स रिलीज करते हैं ऐसा वेनम जो मसल्स के लिए नुकसानदेह होता है, मायोटॉक्सिक होता है। ठीक है, ये मेजर 3 तरह के होते हैं। तो वेनम वुड बी द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कैनाइन्स ऑफ स्नेक आर कॉल्ड। सवाल रिपीट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको अभी बताया कि जो बड़े बड़े दांत होते हैं ना जो स्नेक के होते हैं, दे आर कॉल्ड द फैंग्स। तो फैंग्स वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है फैमिली ऑफ राइस, राइस की फैमिली की बात कर रहा है। तो ये सवाल भी अगेन रिपीट होने वाला सवाल है और एनईडी के अंदर अगर आप नोट करो तो ये सवाल काफ़ी दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो राइस का ताल्लुक बेसिकली पोएसी फैमिली से है, ग्रास फैमिली से है। तो पोएसी वुड बी द राइट आंसर। सोलनेसी नहीं होगा क्योंकि वो नाइटशेड फैमिली है। रोजेसी रोज की फैमिली हो गई, फबेसी लेग्यूम फैमिली हो गई। पोएसी के अंदर वीट, मेज, बार्ले ये सब आ जाता है। तो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है नेमाटोसिस्ट आर प्रेजेंट है। नेमाटोसिस्ट आपको कहाँ मिलते हैं? तो ये जो नेमाटोसिस्ट है ना, बेसिकली ये इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, उससे एक स्ट्रिंग निकल रही होती है। ये जो नेमाटोसिस्ट है ये क्लासिकल फीचर है निडेरियंस का। निडेरियंस का क्लासिकल फीचर है। अब इसमें से कौन सा निडेरियन है? हाइड्रा वुड बी द राइट आंसर। हाइड्रा निडेरियन है। प्लेनेरिया नहीं है निडेरियन बिल्कुल भी। यहाँ पे जो है वो प्लेन एरिया आपको नहीं मिलेगा, वो फ्लैट वर्म है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं एस्कैरिस की बात करूँ वो नीमाटोडा है। ठीक है, अर्थवर्म एनालिडा से ताल्लुक रखता है। तो आंसर वुड बी ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में कह रहा है स्टारफिश लोकोमोट विद द हेल्प ऑफ। स्टारफिश किस तरीके से लोकोमोट करता है? तो स्टारफिश के अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है और इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं ट्यूब फीट। ट्यूब फीट का नाम देते हैं। तो ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। ट्यूब फीट की मदद से ये मूव कर रहा होता है। तो सवाल में आपसे कह रहा है साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रिंजल। ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम पूछ रहा है। तो ब्रिंजल की पहले तो फैमिली आपको पता होनी चाहिए, सोलोनेसी है। ठीक है, नाइटशेड फैमिली है। अब सोलोनेसी के अंदर आपके पास पोटैटो, ब्रिंजल, टोमेटो, रेड पेपर, पिटूनिया, ब्लैक नाइटशेड, थॉर्न एप्पल, टोबैको, डेडली नाइटशेड, लेडी ऑफ द नाइट, ये सब आ जाता है। ठीक है, अब जो ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है वो स्टार्ट होगा सोलानम से। सोलानम। ठीक है, अब 3 सोलानम बड़े इंपॉर्टेंट, 2 सोलानम बड़े इंपॉर्टेंट है। ट्यूबरॉसम, ट्यूबरॉसम ट्यूबर से वर्ड निकला है पोटैटो, तो ये हो गया पोटैटो। पोटैटो। ठीक है, इसी तरीके से मेलंजना, मेलंजना की बात की जाएगी तो ये ब्रिंजल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। अगर मैं ऑप्शन डी देखूं
ऑप्शन डी के अंदर कह रहा है मैलस डोमेस्टिक। अब ये मैलस डोमेस्टिका नहीं होगा, ये पायरस मैलस होगा। पायरस मैलस जो है ना, वो साइंटिफिक नेम है आपका एप्पल का, ठीक है, एप्पल का साइंटिफिक नेम हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं साइंटिफिक नेम ऑफ एप्पल, तो पायरस मैलस होगा, ठीक है, डोमेस्टिका नहीं होगा, पायरस मैलस होगा। तो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। देन कह रहा है साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो, अभी हमने पढ़ा ट्यूबरॉसम, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। आगे कह रहे हैं साइंटिफिक नेम ऑफ टोमेटो, टोमेटो का साइंटिफिक नेम पूछ रहा है। अब जो टोमेटो का साइंटिफिक नेम है ना, वो लाइकोपर्सिकम, लाइकोपर्सिकम, और ये सोलानम नहीं है, लाइकोपर्सिकम एस्क्यूलेंटम, एस्क्यूलेंटम, ठीक है, वेस्कुलेंटम वुड बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी हो गया, सही है। ओके आगे बढ़ते हैं। यूनिसेक्सुअल प्लांट इज कॉल्ड, अगेन सवाल रिपीट हो रहा है, यूनिसेक्सुअल प्लांट को आप क्या कहोगे? तो जो यूनिसेक्सुअल प्लांट होता है उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डायोशियस कहलाता है, बट यहाँ पे वो ऑप्शन में है नहीं। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यूनिसेक्सुअल प्लांट के लिए जो टर्म इस्तेमाल हो रही है ना, वो डायोशियस ही हो रही है। तो अगर सवाल में आ रहा है ना यूनिसेक्सुअल प्लांट इज कॉल्ड, तो आपका करेक्ट आंसर डायोशियस ही होना चाहिए, ठीक है। इसमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है विच ब्रेन पार्ट फॉर्म हॉलो वैली ग्रूव। अब देखो, हॉलो वैली ग्रूव का मतलब क्या है? वैली ग्रूव अगर आप इसको सिंपल से जबान के अंदर तोड़ो तो वैली ग्रूव का मतलब इस तरीके से ग्रूव है और देन फिर यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर मौजूद है, उभराव, और फिर इस तरीके से मौजूद है स्ट्रक्चर। अब अगर आप सेरिब्रम को देखोगे ना, तो सेरिब्रम के अंदर बिल्कुल सेम चीज़ होती है। सेरिब्रम अगर आप देखो तो सेरिब्रम के अंदर सेम चीज़ होती है। कुछ सेरिब्रम का पार्ट एलिवेटेड होता है, कहीं डिप्रेशन होता है, ठीक है। गायराई और सल्काई से बेसिकली कह रहे होते हैं, बट आपके लेवल पे इतना याद रखना है आपने कि सेरिब्रम का जो स्ट्रक्चर है ना, वो हॉलो वैली ग्रूव की तरह होता है। तो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्रोमोसोम हैविंग इक्वल आर्म, ठीक है, ये भी मेरे ही मैराथन से लिया हुआ सवाल है। अगर आप क्रोमोसोम को देखो जिसके इक्वल आर्म है, ठीक है, ये तो चलो अजीब सा बन गया, लेकिन अगर आप बनाओ इस तरीके से, सही है, तो इसके इक्वल आर्म है, और ये मौजूद है आपका सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर बिल्कुल मिड में, जिसकी वजह से ऊपर और नीचे का आर्म इक्वल है, तो इसे आप कहते हो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रोजेस्ट्रॉन एंड ईस्ट्रोजन आर एग्जाम्पल ऑफ, प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन ये दोनों सेक्स हार्मोन्स है, और सेक्स हार्मोन जो है वो स्टीरॉयड इन नेचर होते हैं, सही है, स्टीरॉयड इन नेचर होते हैं, तो स्टीरॉयड हार्मोन वुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रिब्स ऑफ मैन आर सपोर्टेड बाय, इंसान की जो रिब्स हैं वो किससे सपोर्टेड है, सही है, तो ये रिब्स हैं, ठीक है, इनके दरमियान आपको मिलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। इसकी जो रिब्स है बेसिकली दे आर सपोर्टेड बाय द इंटरकोस्टल मसल्स। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो सपोर्ट असिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सवाल अगेन रिपीट हो गया, यूरिक एसिड का फॉर्मूला इन्होंने पूछ लिया। यूरिक एसिड का फॉर्मूला तो बहुत आसान है, अभी हमने पढ़ा था, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया, अगेन ये भी सवाल रिपीट हुआ है, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू क्लास क्रस्टेशिया ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात हो रही है। आर्थ्रोपोडा इज बेसिकली द जॉइंटेड लेग्स वाले ऑर्गेनिज्म, और सबसे बड़ा जो फाइलम है किंगडम एनिमेलिया के अंदर वही आर्थ्रोपोडा है। तो अब आर्थ्रोपोडा के अंदर की क्लास क्रस्टेशिया की बात हो रही है। अब क्रस्टेशियंस के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, प्रॉन, श्रिम्प, लॉबस्टर, क्रैब, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्रैब। क्रैब का ताल्लुक जो है वो बेसिकली किससे है, क्रैब का ताल्लुक क्रस्टेशिया से, ठीक है। जबकि स्पाइडर अराकिनिडा से ताल्लुक है, आंट का ताल्लुक इंसेक्टर से, सेंटीपीड माइरियापोडा से ताल्लुक रखता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। पाइनस प्रोड्यूस, अब पाइनस क्या प्रोड्यूस करता है? ये जो पाइनस है ना, ये पाइनस जिम्नोस्पर्म है, और ये जिम्नोस्पर्म कोन्स प्रोड्यूस करते हैं, मेल और फीमेल कोन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो आंसर वुड बी ऑप्शन डी, सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है लाइकोपर्सिकम एस्क्यूलेंटम,
इज द बायोलॉजिकल नेम फॉर, अभी हमने पढ़ा टोमेटो, ठीक है, टोमेटो वुड बी द राइट आंसर, तो टोमेटो हो गया सही। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल का मतलब ये है कि एक सेक्स ऑर्गन मौजूद है, या तो मेल या फीमेल, ठीक है। तो कह रहा है फ्लावर विद ओनली मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दिस इज द राइट आंसर। नॉर्मली फ्लावर बायसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, दोनों में से कोई एक होगा। इसकी एग्जाम्पल में मेज क्यूकम्बर आ जाता है, ठीक है। क्योंकि स्टीराइल फ्लावर नॉर्मली नॉन फंक्शनल होते हैं, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे कह रहे हैं फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कैल्विन साइकिल के अंदर जो सबसे पहली प्रोडक्ट बनती है स्टेबल प्रोडक्ट, वो कौन सी प्रोडक्ट होती है? अब कैल्विन साइकिल पहले होती कहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो कैल्विन साइकिल है ना, ये होती है स्ट्रोमा के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर हो रही होती है। और इस कैल्विन साइकिल के अंदर आप NADPH2 को इस्तेमाल करते हो, ATP को इस्तेमाल करते हो, और इसको इस्तेमाल करके फिर जो है वो कार्बोहाइड्रेट बना रहे होते हो। तो जो पहली प्रोडक्ट बनती है ना, वो होती है 3-फॉस्फोग्लाइसरेट, ठीक है, 3-फॉस्फोग्लाइसरेट, ए वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। G3B यानी कि ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ये बाद में बनता है, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। RUBP तो आप बेसिकली पहली प्रोडक्ट नहीं होगी, ATP तो इस्तेमाल होता है, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है यूरिया इज 1 लाख टाइम्स टॉक्सिक, लेस टॉक्सिक देन, यूरिया 1 लाख गुना कम टॉक्सिक है किससे? अब यूरिया जो है वो अगेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, हमने 3 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पढ़ी थी, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अब जो यूरिया है ना, ये यूरिया किससे 1 लाख गुना कम टॉक्सिक? तो सबसे पहले हमारे पास आता है अमोनिया, देन यूरिया एंड देन यूरिक एसिड। तो सिंपली किताब ये कहती है कि यूरिया इज बेसिकली 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, तो ये बुक लाइन, ठीक है। इसी तरीके से आपको इनके फॉर्मूले भी पता होना चाहिए। यूरिया का फॉर्मूला क्या है, हमने डिस्कस किया हुआ है, CONH2 होल ट्वाइस, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं साइटोकाइंस आर द हार्मोन ऑफ, अब ये साइटोकाइंस की बात कर रहा है। साइटोकाइंस जो है ना, ये डिफरेंट इम्यून सेल से रिलीज होते हैं, तो दे आर द हार्मोन तो नहीं कहोगे, बट केमिकल सब्सटेंसेज हैं जो इम्यून सिस्टम से रिलीज होते हैं, तो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, सवाल रिपीट हो रहा है, अमाइलोज के अंदर ग्लूकोज यूनिट आर लिंक बिटवीन विच कार्बन एटम, किस कार्बन एटम के दरमियान अल्फा 1,4 लिंकेज होता है। अब अल्फा 1,4 लिंकेज है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1,4 हो जाएगा, अल्फा 1,4 यानी कि 1,4 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सवाल में कह रहा है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन इन द बॉडी, ह्यूमन में या बॉडी में डाइजेशन के लिए कौन रोल प्ले करता है? तो डाइजेशन के लिए दो तरह की चीज़ें होती है, एक मैकेनिकल डाइजेशन, एक केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन के लिए तो एंजाइम काम करते हैं, तो एंजाइम वुड बी द राइट आंसर। एसिड का डाइजेशन में रोल नहीं है, हार्मोन्स का भी मेनली डाइजेशन में कोई रोल नहीं है, वाइटामिन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हो गया। कह रहा है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करता है? अब जब आप फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को देखते हो ना, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इनके पास बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोबियम क्लोरोफिल जिसे आप कह सकते हो। और ये जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या रिलीज करते हैं? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज करते हैं वाटर की जगह। नॉर्मली फोटोसिंथेसिस में वाटर की जगह ये क्या रिलीज कर रहे हैं, वाटर की जगह क्या यूटिलाइज कर रहे हैं, नॉट रिलीज, यूटिलाइज कर रहे हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड को यूटिलाइज कर रहे हैं और क्या लिबरेट करते हैं? अगर आप इक्वेशन देखोगे ना, तो इनकी इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये इसको इस्तेमाल करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, और यहाँ पे बनता है CH2O यानी कि कार्बोहाइड्रेट होल एन, साथ में रिलीज होता है वाटर और सल्फर रिलीज होता है, सही है। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूस करने की बात आ रही है, तो आंसर होना चाहिए सल्फर, ठीक है। यहाँ पे आंसर नहीं लिखा हुआ, तो आंसर होना चाहिए यहाँ पे सल्फर, तो आंसर वुड बी ऑप्शन ई, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल में कह रहा है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज द प्रोजेक्शन ऑफ, अभी हमने पढ़ा सीकम की है, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी।
क्वेश्चन में कह रहे द एल्बो एंड नी जॉइंट आर द एग्जाम्पल ऑफ। अब अगर आप पुरानी बुक को फॉलो करो ना, तो पुरानी बुक के अंदर ये क्लियरली मेंशन है कि जो एल्बो जॉइंट है और जो नी जॉइंट है ये हिंज जॉइंट होता है, दे आर हिंज जॉइंट। और ये जो हिंज जॉइंट है इसकी एग्जांपल में आपने इसको याद करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आ रहा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो वो आपका शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट होता है। पिवट जॉइंट के अंदर नेक जॉइंट की एग्जांपल याद रखनी है और सैडल जॉइंट में थंब की एग्जांपल याद रखनी है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्लांट एब्जॉर्ब वाटर थ्रू। प्लांट किस तरीके से एब्जॉर्ब करता है वाटर को? तो सिंपल सी बात है, वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है ऑस्मोसिस के जरिए। डिफ्यूजन नहीं होगा, ऑस्मोसिस होगा, क्योंकि वाटर की ट्रांसपोर्ट इज ऑस्मोसिस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पैरासेक्सुअलिटी इज ऑब्जर्व्ड इन। अब ये पैरासेक्सुअलिटी जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलती है? तो ये जो पैरासेक्सुअलिटी का आपको बेसिकली प्रोसेस देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है ड्यूटेरोमाइकोटा के अंदर। ड्यूटेरोमाइकोटा वुड बी द राइट आंसर। फंगस की बेसिकली 4 ग्रुप्स होंगे, पेस्कोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा, बेसिडोमाइकोटा और ड्यूटेरोमाइकोटा। तो ये जो पैरासेक्सुअलिटी का प्रोसेस है ये आपको देखने को मिलेगा बेसिकली ड्यूटेरोमाइकोटा के अंदर। और पैरासेक्सुअलिटी होती क्या है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन विदाउट मियोसिस, मियोसिस के बगैर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द किडनी रीअब्सॉर्ब वाटर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन, ठीक है। किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में किडनी वाटर को एब्जॉर्ब करती है? तो इसका आंसर भी बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। एल्डोस्टेरॉन सोडियम को रीअब्सॉर्ब करने के लिए, रेनिन जो है वो रास सिस्टम को एक्टिवेट करता है, ठीक है। रेनिन, एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को, और ऑक्सीटोसिन का यहाँ पे कोई रोल नहीं, ठीक है। इसका मतलब है एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन वुड बी द राइट आंसर। ये वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है कलेक्टिंग डक्ट से, सही है। तो आंसर वुड बी ऑप्शन ए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ओव्यूलेशन इज ट्रिगर्ड बाय विच हार्मोन। ओव्यूलेशन कब होती है? तो होता ये है कि नॉर्मली जब साइकिल चल रही होती है तो ईस्ट्रोजन बढ़ रहा होता है, सही है, ईस्ट्रोजन बढ़ रहा होता है। और मिड ऑफ द साइकिल में अप्रॉक्सीमेटली अगर 28 डे की साइकिल है तो 14th डे के ऊपर अचानक से LH का लेवल बढ़ता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल से ओवम निकल के बाहर आ जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन। तो ये LH की वजह से होती है, इसे कहते हैं LH सर्ज, ठीक है। LH सर्ज इसका आंसर हो गया। ओके, अब अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि साइटोप्लाज्म कंटेन डैश परसेंटेज ऑफ वाटर। साइटोप्लाज्म के अंदर कितना परसेंट आपको वाटर मिलेगा? तो अगर आप सिंपल बुक के अंदर चार्ट देखो तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर एक चार्ट बना हुआ है जिसके अंदर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि 70% जो है वो आपको वाटर मिलता है और 70% वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो, अब ये सवाल भी मेरे मैराथन से ही लिया गया है। टीथ ऑफ मैन आर, ठीक है, ये सवाल एनईडी के अंदर आया। टीथ ऑफ ह्यूमन क्या होते हैं? बेसिकली ह्यूमंस के अंदर जो टीथ होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, इसको कहते हैं हीटेरोडोंट। फिर दूसरी बात, ह्यूमंस में जो टीथ होते हैं ना वो ज़िंदगी में 2 दफ़ा निकलते हैं, एक पैदाइश के बाद और फिर एक ये पैदाइश के बाद वाले गिरते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं और फिर इसकी जगह नए आते हैं। तो क्योंकि दो सेट ऑफ टीथ होते हैं, एक मिल्की टीथ होते हैं और एक परमानेंट टीथ होते हैं, सही है, मिल्की टीथ और परमानेंट टीथ। तो इसीलिए ह्यूमन डाइफीडोंट भी है, ठीक है। थीकोडोंट का मतलब ये कि जो आपका टीथ है वो गम्स के अंदर जो लगा हुआ है, थीकोडोंट। तो ये तीनों टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं इंसानों के लिए, तो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। चलो, अब अगले सवाल में आपसे क्या कह रहा है? अगले सवाल में आपसे ये कह रहा है कैल्शियम आइन ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन कम फ्रॉम। मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो कैल्शियम आइन होता है वो कहाँ होता है, कहाँ से आता है? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल सेल के अंदर मॉडिफाई होता है और कहलाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सही है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ से कैल्शियम रिलीज होता है और फिर यही जो है वो काम आ रहा होता है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यूमेटाजोआ इज द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय। अब आपको पता है कि ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू, टिश्यू है या नहीं, उसकी बेसिस पे
एनिमल्स दो तरह के होते हैं, जिनके पास टिश्यू नहीं है, पैराजोआ, पॉरीफेरा इसकी क्लासिकल एग्जाम्पल है, ठीक है। जिनके पास टिश्यूज है दे आर कॉल्ड द यू मेटाजोआ, सही है। तो प्रेजेंस ऑफ ट्रू टिश्यू वुड बी द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्राइकेनेला इज द जेनस ऑफ पैरासाइटिक राउंडवर्म बिलोंगिंग टू। अब अगर आप गौर करो तो कह रहे हैं ट्राइकेनेला एक जेनस है किसका, राउंडवर्म्स का। किससे ताल्लुक है राउंडवर्म्स आर बेसिकली नीमाटोड्स, एस्केलेलमेंथस, तो नीमाटोड वुड बी द राइट आंसर, सही है। सवाल में ही जवाब मौजूद था। सवाल है लिशमीनिया पैरासाइट आर ट्रांसमिटेड थ्रू। अब जो लिशमीनिया है ना, ये लिशमीनिया के बारे में पहले भी हमने एक सवाल डिस्कस किया था, लिशमीनिया डोनोवानी के बारे में। अभी जो लिशमीनिया है जो बेसिकली एक प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से लिशमेनियासिस होता है, तो ये फैलता किससे, ये फैलता है सैंड फ्लाइज से, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सैंड फ्लाइज। सैंड फ्लाइज वुड बी द राइट आंसर, ठीक है भाई। नंबर ऑफ मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी, इंसान में कितने मसल्स होते हैं, 600 मसल्स, ठीक है। 600 मसल्स वुड बी द राइट आंसर। अब अगला सवाल है द टू टाइप्स ऑफ स्ट्राइएटेड मसल। एक तो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल में स्ट्राइएशंस मौजूद होती है। स्केलेटल स्ट्राइएशंस का मतलब क्या है, अगर आप स्केलेटल मसल को देखोगे ना तो इस तरीके से लाइंस होती हैं एंड दे आर कॉल्ड द स्ट्राइएशंस। एक तो स्केलेटल मसल में मिलता है और दूसरा ये आपको कार्डियक मसल के अंदर मिलेगा। तो इसका मतलब है कार्डियक मसल एंड स्केलेटल मसल वुड बी द राइट आंसर। अब देखो यहाँ पे चालाकी के साथ ना इन्होंने वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी भी लिखा हुआ है, तो अब बच्चे हो सकता है कि इसको भी सिलेक्ट कर लें, बट क्योंकि कार्डियक मसल तो इनवॉलंटरी और स्केलेटल मसल वॉलंटरी है, बट इनवॉलंटरी के अंदर स्मूथ मसल भी तो आ जाता है, तो इसको सिलेक्ट नहीं करना। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको सिलेक्ट नहीं करना। ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर इस्तेमाल नहीं होता, मतलब कार्बोहाइड्रेट से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो देखो लिवर तो बिल्कुल है क्योंकि इसके अंदर ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस यानी कि ग्लाइकोजन का बनना और ग्लाइकोजन का टूटना, ये दोनों होते हैं, तो ये तो इन्वॉल्व है। पेनक्रियाज भी इन्वॉल्व है, जाहिर सी बात है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन रिलीज करता है, जो इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट को सेल के अंदर लेकर जाता है, तो ये भी इन्वॉल्व है। मसल के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है। लंग्स इज द ऑर्गन जिसका कोई ताल्लुक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के साथ नहीं है, तो ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। सवाल में कह रहा है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्ब्रियो एंड मदर टू प्रोवाइड फूड। बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, प्लासेंटा। ऑर्गन की बात हो रही है, ये सवाल रिपीट हुआ है, ठीक है। ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन में कह रहा है रैफिनस सटाइवस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। अब ये जो रैफिनस सटाइवस है ये साइंटिफिक नेम है रेडिश का और इसका ताल्लुक ब्रासिका वाली फैमिली से, ठीक है। तो ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। इसका ताल्लुक मस्टर्ड फैमिली से ही, ठीक है। ऑप्शन बी हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। पैराब्रोंकाई आर फाउंड इन। पैराब्रोंकाई आपको कहाँ मिलेंगे, तो ये एडिशनल स्ट्रक्चर है। पैराब्रोंकाई का स्ट्रक्चर जो है ये एक एडिशनल स्ट्रक्चर है जो आपको बर्ड्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है यूग्लिना इज कंसीडर्ड एन एनिमल बिकॉज इट लैक। अब पहले तो आपको ये समझना होगा यूग्लिना का ताल्लुक कौन सी किंगडम से, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा से। यूग्लिना के पास वो कैरेक्टरिस्टिक हैं जो एनिमल्स की भी हैं और जो प्लांट की भी हैं। अब जैसे अगर मैं एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, सही, इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। न्यूक्लियस तो वैसे भी होगा क्योंकि यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियस तो है। सेल मेम्ब्रेन तो हर सेल में होती है, इसके पास सेल वॉल नहीं होती क्योंकि एनिमल की तरह का फीचर है। तो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है स्मट इज कॉज्ड बाय। स्मट क्यों होता है। अब ये जो स्मट है ना, ये सवाल भी मैंने जो है ऑलरेडी अपनी मैराथन के अंदर डिस्कस कर रखा है, और ये जो स्मट है इसका सवाल ये रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूस्टेलिगो बेसिकली मेज और दूसरे सीरियल्स को इन्फेक्ट करता है, दिस इज बेसिकली द स्मट। तो ये फंगस की वजह से होता है यूस्टेलिगो। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइजोपस स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ। राइजोपस जो कि एक ऑर्गेनिज्म में फंगस है, वो फूड को स्टोर करते हैं किस तरीके से। राइजोपस फंगस है और फंगस बिल्कुल एनिमल्स की तरह ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च स्टोर नहीं करते।
तो ग्लाइकोजन वुड बी द राइट आंसर। यहाँ पे आके हमने तमाम क्वेश्चंस जो एनईडी राउंड 1 के अंदर आए थे उन तमाम क्वेश्चंस को हमने डिटेल के साथ एक एक क्वेश्चन की बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्शन के साथ बहुत डिटेल में तमाम क्वेश्चंस को हमने देखा। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस वीडियो को देख लो तो आप एनईडी राउंड 2 के अंदर पूरी वीडियो कवर करने के बाद एनईडी राउंड 2 के अंदर आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि एनईडी के अंदर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होंगे एंड दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये तकरीबन कोई 140 के करीब क्वेश्चंस बनते हैं ये, और साथ में जो प्रीवियस मैराथन है उसको लाजमी देखना। इससे आप आराम से एनईडी के अंदर 20 से 25 तक के मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकोगे एंड आपका एनईडी का एग्ज़ाम आराम से जो है वो पास हो जाएगा और बड़े अच्छे नंबरों के साथ पास होगा। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो एनईडी की एग्ज़ाम के अंदर अपेयर होने वाले हैं या होंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।